नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। मैं पिछले 2 हफ्ते चर्चा से दूर रहा क्योंकि कोविड का असर रहा हमारे ऊपर, और उसके बाद अब चीजें करीब करीब सही हो चुकी हैं, ठीक हो चुकी हैं। इस बीच में आप लोगों ने चर्चा आप तक पहुंची और मेघनाद ने बहुत अच्छे तरीके से पिछली बार चर्चा का संचालन किया, तो धन्यवाद मेघनाद। योर वेलकम सर। मुझे अ, लगा होपफुली लोगों को अच्छा लगा होगा। हाँ। पिछले मैं और शार्दुल वही बात कर रहे थे पिछली बार कि हम्म, हम जो डॉक्टर मधु गुप्ता जो आई थी उनकी वजह से हमको इतना सीखने को मिला हाँ। वैक्सीन की वजह से। तो यस। मैं बता रहा था कि आदित्य बैठा हुआ था मेरे साइड में और वो नोट्स दे रहा था मुझे, और एक नोट था कि इस पे एक्सप्लेनर बनाओ अभी। काफी काफी मजा आया पिछले हाँ। हफ्ते। नहीं, वो बहुत इंसाइटफुल, नॉलेजफुल था उनका जी पूरा। जी बिल्कुल। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले जल्दी से अगर मेघनाद आप जो विषय हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे उसका एक बार हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। जी, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 27 तारीख को, 27 नवंबर, और अभी सुबह के 11 बजे है। और अभी तक के कुछ हेडलाइंस जो आए हैं वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। आज हमारा विषय वैसे तो लव जिहाद को लेकर होगा, और हमारे जो गेस्ट है आज शांतनु गुप्ता जी। शांतनु, आपका स्वागत है। वैसे वो हमसे इसके बारे में काफी बात करेंगे। तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट में कैबिनेट ने लव जिहाद का एक लॉ जो ऑर्डिनेंस है वो क्लियर कर दिया है। इसमें 10 साल की जेल टर्म की बात की गई है, और ऊपर से कोई फोर्सफुल कन्वर्जन, मैरिज के बाद कोई फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ होगा तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा वो लॉ में बोला गया है। हालांकि हमारे पास अभी वो लॉ में एग्जैक्टली क्या है वो मुझे पता नहीं है, मैंने तो पढ़ा नहीं है। मेरे पास बस एक 2019 का एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है, वो एक उसमें एक ड्राफ्ट लॉ था, हम्म, उसी के हिसाब से तो अभी तक हम चल रहे हैं। पर न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से काफी उसमें डिटेल्स दिए गए हैं, वो उस पर हम बात करेंगे। हम्म, इसके अलावा अभी फिलहाल जब हम ये बात कर रहे हैं तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पर काफी फार्मर्स का एक दिल्ली चलो प्रोटेस्ट शुरू है। वहां हम्म, पर अभी तो आपको इमेजेस भी दिखाई दे रहे होंगे कि काफी पुलिस का बंदोबस्त भी है। उन्होंने बैरिकेड्स लगाए, कुछ कुछ तो नेशनल हाईवे में खड्डे खोद कर भी रखे हैं। कोई बड़े बड़े पत्थर लगा दिए। बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं, और वो जो कार्गो के बड़े बड़े कंटेनर्स है वो भी रोड्स ब्लॉक करने के लिए लेकर आए हैं। तो ये काफी, कल रात से मैं देख रहा हूँ, ये काफी इमेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। हम्म, और वाटर कैनन्स और टीयर गैस उस पे काफी, उसकी वजह से क्राउड को डिस्पर्स करने की कोशिश भी हो रही है। हम्म, खबर ये आ रही है कि पुलिस ने 100 से ज्यादा फार्मर लीडर्स को प्रिवेंटिव कस्टडी में पहले ही ले लिया था हाँ। हरियाणा में। और उम्मीद ये है कि 2 लाख से ज्यादा फार्मर्स पंजाब से दिल्ली आ रहे हैं। हम्म, 26 नवंबर, मतलब जो कल कल था, वो उनका प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हम्म, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा डिएगो मैराडोना, जो अर्जेंटीना के बहुत बड़े फुटबॉल सॉकर के लेजेंड है, वो उनकी उनका देहांत हो गया है 60 साल की उम्र में। हम्म, अम, उनके बारे में एक्चुअली अतुल सर बोल रहे हैं कि उनके बारे में भी बात करेंगे। वैसे मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उसमें, मैं तो ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। पर मैं बताता हूँ, मेरी जब ये खबर आई तो मेरे पापा बहुत अपसेट हो गए थे, क्योंकि वो बहुत बड़े फुटबॉल के फैन है, और उनको बहुत बुरा लगा। तो आई थिंक एवरीवेयर जो भी फुटबॉल के फैन है उनको काफी धक्का पहुंचा है ये, इसको इसको लेके। उनको हार्ट फेलियर की वजह से उनका देहांत हो गया। इसके अलावा 2 बड़े और खबर आई है देहांत की। एक तो अहमद पटेल जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद, उनकी उनकी भी मौत हो गई है 2 दिन पहले। और तरुण गोगोई जो है असम के एक्स चीफ मिनिस्टर, उनका भी देहांत हो गया है 3 दिन पहले। दोनों का देहांत एक्चुअली कोविड और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से बोला जा रहा है। अहमद पटेल 71 साल के थे, और
काफी लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस की काफी स्ट्रैटेजिस्ट मतलब बहुत ही बड़े स्तंभकार थे और काफी स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे सोनिया गांधी को एडवाइस किया करते थे, तो वो भी एक विषय है। इसके अलावा तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक काफी साइक्लोन आया है जिसका नाम है निवार। इसमें अभी तक के 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 1000 से ज्यादा पेड़ जो है वो अपरूट हो चुके हैं। लो लाइंग एरियाज काफी मरून हो चुकी है। होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि उनको जो भी हेल्प लगेगी वो तुरंत दी जाए। तो इस पर वैसे सब कुछ तो फिर भी कंट्रोल में लग रहा है, कोई बहुत ज्यादा नुकसान ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, एटलीस्ट मानवी नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। प्रॉपर्टी का नुकसान तो ऑब्वियसली हो ही रहा है। हम्म। पर एक और खबर ये है कि निवार के बाद एक और साइक्लोन एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक तक, तो अच्छा। उसकी भी प्रेपरेशन काफी शुरू है। डिजास्टर मैनेजमेंट जब से हमारे यहाँ फंक्शनल हुआ है पिछले 5-10 सालों में, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उसने इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं उनसे निपटने में मैं देख रहा हूँ बार बार सक्सेस मिली है। जी बिल्कुल। कंपैरिजन टू आज से 20 साल पहले जो साइक्लोन या इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज में हम्म, हमारे यहाँ बचाव कार्य बहुत खराब कंडीशन में थे। जी मतलब बाद में भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन जैसे उड़ीसा का हुआ हाल फिलहाल में, या बाढ़ वाला पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ असम से लेके उड़ीसा से लेके बंगाल और बिहार, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम काफी इफेक्टिव हुआ है पिछले 10-15 सालों में, नहीं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ऊपर से आई थिंक जो हमने नए वेदर से रिलेटेड जो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं उससे और ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी हो रहे हैं। आई थिंक आईएमडी जस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रही है अभी, तो इट्स अ गुड थिंग। और जैसे क्लाइमेट चेंज भी आता जा रहा है वैसे ऑब्वियसली ये थ्रेट्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अम, इसके अलावा एक छोटी सी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने 43 और मोबाइल एप्स जो है चाइना से जो है वो बैन कर दिया। इसमें अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, अली हाँ। पे कैशे और कैम कार्ड और वी डेट जैसे एप्स भी इंक्लूडेड है। और हाँ। एक थोड़ा सा साइड नोट इसमें ये है कि पबजी वापस आने वाला है। पबजी ने अपना इंडियन सब्सिडियरी खोलने की बात की है और वो अभी जल्द ही वाह। आपके पास वापस आएगा। आई तो थिंक फिर ये पबजी के साथ। अक्षय कुमार वाले हाँ, फौजी का क्या होगा? वो भी आएगा सर, वो भी आएगा। उसमें क्या है, वो तो ट्रेलर लॉन्च कर दिया उन्होंने ऑलरेडी, तो वो दोनों आई थिंक कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छा है। तो अच्छा है। आई थिंक फौजी को और थोड़ा सा फौजी होना पड़ेगा उसके लिए। um, एक और छोटी सी खबर यह है कि पिछले हफ्ते केरला गवर्नमेंट ने एक बहुत ही घिनौना ऑर्डिनेंस पास कर दिया था, हाँ। जिसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म को लेकर एक केरला पुलिस एक्ट में सेक्शन 118 ए डाल दिया, जिसमें कोई भी क्रिटिसिज्म को वो एसेंशियली सोशल जेल मीडिया टर्म। पोस्ट को बेसिकली, जो जी, सोशल सोशल मीडिया मीडिया पोस्ट पोस्ट को। क्रिटिकल हो बट सरकार की। बहुत ही ब्रॉड सॉर्ट ऑफ ऑर्डिनेंस था, उसकी वजह से काफी आउटरीच हुआ। और फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं, हम ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। फिर जो हमारे अच्छे से लेफ्ट लीनिंग जो हमारे लोग हैं वो बोले अरे ये सुनते तो है एटलीस्ट। पर मैं बोलता हूँ कि अरे यार तुमने विड्रॉ नहीं किया यार। तो फिर बाद में फिर अभी खबर जो लेटेस्ट है वो है कि अब वो विड्रॉ भी करने वाले, एक और ऑर्डिनेंस लेने वाले हैं, जिसको लेकर आने विथड्रॉ वाले हैं, कर दिया जिसकी जाएगा। वजह से ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। हाँ। अगर तो इम्प्लीमेंट नहीं करना तो पास क्यों किया? एग्जैक्टली लाइक मतलब तुम्हारा इंटेंशन ये है तो फिर लाया क्यों? बट ठीक है नहीं, उसमें वो लेकिन एक। एक चीज है, ठीक है, लॉ इसको दो हिस्सों में देखने की जरूरत है मेघनाथ, शार्दुल, हम्म, कि सरकारें जो होती हैं वो सरकार मतलब पार्टियों में रहना, सरकार से बाहर, और सरकार में रहना, वो दो हाँ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अलग अलग है। सरकार में रहने के बाद आपको ना तो लेफ्ट की सरकार में अंतर दिखेगा, ना कांग्रेस और की सेंटर की सरकार में, और ना बीजेपी की सरकार में। बिल्कुल अब बिल्कुल। अच्छी बात इसमें अगर आप केवल देखना चाहें तो ठीक है कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने उसको नल एंड वाइड करने का, एटलीस्ट सिविल सोसाइटी और उन सब के प्रेशर ग्रुप्स काम कर रहे हैं वहां पर, कि आप इस तरह के किसी लॉ को पीछे या उस पर हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और आप सीए जैसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पास कराकर उसको नाक का इशू भी बना सकते हैं और फिर उससे पीछे नहीं हट सकते। तो ये दो चीजें हैं, आप किसको किस तरह से देखना चाहते हैं। जी सरकारों किसके साथ सरकारों का रवैया एक ही जैसा रहता है, उसमें बस एक चीज है कि आप थोड़ा प्रो पीपल कंसर्न कैसे दिखा सकते हैं,
इतना ही है बस जनता के लिए। बिल्कुल। और एक मतलब इसमें एक छोटी सी अपडेट ये है कि द चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अब ये इसमें जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो असेंबली के थ्रू होंगे, तो आई गेस वो असेंबली में भी लेके आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। यार वहां पर तो प्रोटेस्ट भी होगा, विपक्ष भी बैठेगा हाँ, और बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसको वो तो मुश्किल है अब पास होना। जी बिल्कुल, वो देखते हैं आगे क्या होता है, शायद मतलब एक लेके भी पेस ना आए सेविंग फिर। एक्सरसाइज भी है कि ठीक है वो कह देंगे, कोई हम्म, एक तरीका निकाल लेंगे कि नाक भी बची रहे और काम भी हो जाए, पीछे तो हटना ही है। जी। और मीडिया को लेके एक आखिरी एक छोटी सी खबर अर्नब गोस्वामी को लेकर कि जो शिवसेना के जो एमएलए थे जिन्होंने वो सुसाइड का एफआईआर फिर से लाने की बात की थी, और ऊपर से असेंबली में जो कंटेम्प्ट नोटिस प्रिविलेज मोशन जो राष्ट्रीय असेंबली का पास किया था अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, उन पर एक ईडी की रेड पड़ी है। हाँ, प्रताप सरनाइक नाम में वो एमएलए का, उन पर एक रेड पड़ी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। इसमें मैं और शांतनु से जानना चाह रहा था मेघनाथ कि हम्म काफी टॉम एंड जेरी वाला सिचुएशन चल रही है लंबे समय से शांतनु, नहीं? बिल्कुल। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस बनाम बीजेपी को लेकर। जी बिल्कुल शांतनु। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जब वो सरकार ही बनी थी, देखिए वो टॉम एंड जेरी टाइप की सरकार थी, तो लगता है अगर जब तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि मैंने तो खुद देखा है कि शिवसेना के पोस्टर में मोदी जी थे हर जगह, उन्होंने एक एक के नाम पे चुनाव लड़ा, फिर मुख्यमंत्री के लालच में उधर दूसरे पाले में चले गए, और सामना में उनके लेख देख लें और सोनिया गांधी को उनको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन बता दें तो सोनिया गांधी तिलमिला के वोट उठेंगी, तो सामने में क्या क्या लेख लिखे हैं उन्होंने। आई थिंक वो सरकारी टॉम एंड जेरी की है, जब तक चलेगी मुझे लगता है वैसे ही चलेगी। हाँ, सही बात है। तो काफी सारे विषय हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जिस पर बात करें, एक तो लव जिहाद का मामला है, किसानों का मुद्दा है, उस पर बात करें, और थोड़ा सा बीच में ट्रैक से हट जाने का नुकसान ये होता है, जैसे मैं बीच में 2 हफ्ते गायब रहा, तो इस हफ्ते जो हमारा इस पूरे चर्चा का जो पैटर्न है, जो हमारी प्रक्रिया है, उसमें इंट्रोडक्शन की एक प्रक्रिया है, और ऑफ ट्रैक हो गया मैं, और मैंने परिचय कराना मुझसे रह गया। तो हमारे साथ जो इस हफ्ते मेहमान है वो शांतनु हैं। शांतनु ने कई सारी किताबें लिखी हैं, प्रो राइट इनका एटीट्यूड है, माना जाता है कि दक्षिणपंथी विचारों से करीबी रखते हैं। इसके अलावा हमारे मेघनाद और शार्दुल तो हमारे साथ ही हैं, जिनको आप लोग हर हफ्ते सुन ही रहे हैं। तो इनके साथ हम आज की चर्चा को बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो लव जिहाद का मुद्दा है उस पर जाए, उससे पहले मेघनाद ने जो भी कह दिया तो मैं उसको संक्षेप में थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा। शांतनु और की बात कम से कम इस पर ले ली जाए। मैराडोना के मुद्दे पर, मैराडोना असल में 80s के का जो दशक है, उसमें उस दौर की बहुत जबरदस्त एक फिनोमिना थे, एक परिघटना माने जाते थे, और अपनी अकेले दम पर उन्होंने जो 86 का वर्ल्ड कप था उसको जिताया था। लेकिन जो पीढ़ी जवान हुई है, या जो जिस पीढ़ी ने होश संभाला है उस दौर में, वो क्योंकि 80s का दशक हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत चीजों के डिग्रेड होने का, नीचे गिरते जाने का, गड्ढे में जाने वाला दौर है। आप उसको सिनेमा में देख सकते हैं कि जब जो हमारा महानायक था वो अजूबा, जादूगर जैसे घटिया फिल्मों से जूझ रहा था, एक बहुत अच्छी शानदार शुरुआत के बाद, और वही 80 का दौर है जिसकी भी बाद में यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन तक जाते जाते बुरी तरह से यूनिवर्सिटी सिस्टम एक तरह से उस समय फेल होता दिख रहा था, जब 4-4, 5-5 साल लग जाते थे सेशंस कंप्लीट होने में, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स टाइम पे नहीं होते थे। ये वही पूरा टाइम था जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जिसको पॉलिटिकल नर्चर ग्राउंड माना जाता था कि नई पीढ़ी निकल रही है, वो पूरी तरह से क्रिमिनलाइजेशन उसका हो गया था, अपराधियों का हो गया था। तो ये 80s की पीढ़ी कई मामलों में, जो 50-60 आजादी के बाद के आदर्शवाद में पैदा हुई पीढ़ियां थी, 70 के दशक की, 60 के दशक की, उसके मुकाबले बहुत ही अभागी टाइप पीढ़ी भी कहा जाता है कई मामलों में। तो उस दौर में आइकन के नाम पर हिंदुस्तान पे, अच्छा ये वो भी दौर है जब हिंदुस्तान के सोना गिरवी रखा जा रहा था, अर्थव्यवस्था बहुत डाउन थी, मार्केट खुलने के कगार पे था, तो बहुत सारे चर्निंग पीरियड वाला दौर था, जिसमें हमारे पास आइकन के नाम पे बहुत कम लोग थे। पॉलिटिकल आइकन्स जो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट से थे वो जा चुके थे, इंदिरा जैसे बड़े कद्दावर नेता भी नहीं थे, तो पॉलिटिकल कोई ऐसा बड़ा आइकन नहीं था। उसमें कपिल देव जैसा एक चेहरा था जो स्पोर्ट्स से आता था, और फुटबॉल में फिर उसी दौर का फिनोमेना थे डियोगो मैराडोना। तो मैराडोना को इस लिहाज से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम मैराडोना की याद करते हैं तो पूरी जो दुनिया में जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, और फुटबॉल के जरिए जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स कनेक्ट हुई,
उसको समझने के लिहाज से ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे लेफ्ट ने इस तरह के आइकन खड़ा किए, स्पोर्ट्स आइकन जिनका अपना आइडियोलॉजिकल एक वो इंक्लिनेशन था। और डिएगो मैराडोना को आप लगातार पाएंगे कि वो लेफ्ट लीनिंग जो सरकारें थी या जो उसमें उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, फिदेल कैस्ट्रो से लेकर और तमाम लोग उनके पक्ष में खड़े थे। इवन जब इंडिया आए डिएगो, तो उन्होंने यहाँ पर आकर ज्योति बासु से उनकी बड़ी मुलाकात हुई, दिलचस्प मुलाकात थी वो। तो उनका एक फुटबॉल के जरिए जो पूरी पॉलिटिक्स थी उसको समझने की जरूरत है। तो इस लिहाज से 80s के दशक में बहुत कम जो आइकॉन थे वो थे, उनमें डिएगो मैराडोना एक थे। तो शांतनु, मैं आपको आपका टिप्पणी चाहूंगा इस पे, और शार्दुल की, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो जी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक किताब फुटबॉल पर है, मैंने अपने को-ऑथर के साथ लिखी है, सेज ने पब्लिश करी है। उसका नाम है इंडियाज फुटबॉल ड्रीम। भारत के कैप्टन जो है सुनील छेत्री, उन्होंने उसके लिए फॉरवर्ड दिया है मुझे। अच्छा। तो मैंने तो पूरी भारत की फुटबॉल लिखी है, क्योंकि जब से आईएसएल आया है, इंडियन सुपर लीग आया है, तब से फुटबॉल में पैसा आया है, और फुटबॉल में भी जो लड़के हैं वो पैसा कमा पा रहे हैं। तो जब पैसा आता है तो खेल भी तरक्की की तरफ बढ़ता है। तो उसमें मैंने जो आपने कहा कि कैसे लेफ्ट के जो बेस्टियन है इंडिया में, जैसे जिसमें केरला और वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट है, और दोनों में ही फुटबॉल बड़ा है, तो कैसे वहां पे फुटबॉल के जरिए एक सामाजिक चेतना को डेवलप करने की कोशिश करी गई। और आपने कहा कि डिएगो मैराडोना भी अपने देशों में, जिस तरह के देशों में वो रहते थे जाते थे, उनका संपर्क था, उनका भी प्रभाव था। अपनी बचपन की स्मृति याद है, मैं 1979 की पैदाइश है मेरी, तो उस समय जब हम, मेरे ख्याल से 86-87 में जब हम वो कार्ड इकट्ठा कर रहे थे, मैं बबल का नाम भूल गया, किसी च्युइंगम के साथ एक कार्ड आया करते थे फुटबॉल बूमर के साथ, तो वो कार्ड इकट्ठा करना, और उस समय फुटबॉल के प्लेयर्स के कार्ड आते थे, तभी हमें उस समय सारे नाम याद हुआ करते थे। तो डिएगो मैराडोना के कार्ड अगर 5-6 हो जाए तो मतलब आपका स्कूल में रौला होता था, मेरे पास 5 कार्ड है मैराडोना के ना, वो नीली जर्सी टाइप वाली। लेकिन आप जो आपने जो पॉलिटिकल कमेंट्री करी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि कैसे जो लेफ्ट के जो बेस्टियन है वेस्ट बंगाल और केरला, और मैंने बल्कि पूरी किताब में 40% ही कंट्रीब्यूशन है मेरा, 60% कंट्रीब्यूशन जो फुटबॉल का बिल्कुल टेक्निकल कंट्रीब्यूशन है वो है मेरा। तो उसका जो सामाजिक जो पॉलिटिकल रचना फुटबॉल के अराउंड हुई है, खासकर वेस्ट बंगाल में, कैसे क्लब की मेंबरशिप्स एक बड़ी सैक्रोसैंक्ट चीज है, और अगर मैं मोहम्मदन यूनाइटेड का कार्ड होल्डिंग मेंबर हूं, तो मेरा बेटा उसी का रहेगा, नहीं तो मतलब घर में तलवारें खिंच जाएंगी। इस तरह की मेंबरशिप मोहन बागान से लेकर और क्लब्स की रही वेस्ट बंगाल में, और किस तरह से उसमें एक कुछ इलीट क्लब माने जाते थे, कुछ थोड़े बोर्जुआ टाइप के, कि भाई ये तो थोड़ा जमीनी स्तर के क्लब हैं। इस तरह से एक स्ट्रैटिफिकेशन था उन क्लब्स में भी, और आज भी है वो। अब तो फिर भी और बहुत सारे कप्स आ गए हैं, आईएसएल के काम से काफी वो लेवलाइज हो गया है, और हर तरह के प्लेयर हर तरह के उस क्लब में खेलने लगे। मेरे ख्याल से यही कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा इससे। ठीक है शार्दुल, आप मैराडोना को कैसे याद कर पाएंगे? देखिए, मैं जब छोटा था तब जिस परिवेश में बड़ा हुआ, वहाँ फुटबॉल की कोई जगह नहीं थी। हाँ, गुल्ली डंडा के लिए जगह थी? नहीं, वो कबड्डी खेली जाती थी। तो पर मुझे याद है, क्योंकि मेरे अंदर कीड़ा है कुछ कुछ पढ़ते रहने का, तो मुझे याद है कि जब मैंने 1982 वर्ल्ड कप के फीफा के बारे में पढ़ा था, तो पेले ने भी कहा था कि उससे पहले पेले का भी ये हो गया था, क्योंकि हमने पेले का नाम सुना था। हाँ, वही है कि पहले 70 के दशक के लोगों के लिए थे, तो अब नए आइकन की खोज बहुत तेजी से चल रही थी। हाँ, और 1966 में पेले ने कहा था वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि थोड़े अश्वेत लोगों के खिलाफ या साउथ अमेरिकन देशों के लोगों के खिलाफ रेफरी फाउल नहीं देते थे यूरोपियन। और इस आपको याद होगा वो 1982 वर्ल्ड कप जो मैंने बोला, उसमें जीको की कमीज भी शायद फाड़ दी थी इटली के किसी एक प्लेयर ने। खैर, तो मैराडोना के खिलाफ इतने फाउल हुए थे, और पेले ने भी कहा था वो नहीं कर पाएंगे मैराडोना के लिए कुछ उसमें कि नहीं, जितना उसकी तारीफ हो रही है उतना है नहीं। लेकिन वो मैराडोना ने, पेले ने कभी भी, मतलब एक अजीब सी विडंबना थी कि पेले कभी भी खुले मन से उन्होंने रिकॉग्निशन नहीं दी मैराडोना को। देखिए, उनके जो भी कारण रहे हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ 1982 का वर्ल्ड कप उस सबके खिलाफ मैराडोना ने अपने बारे में कर दिया था। वो वर्ल्ड कप आप देखें तो लगता है बस वो मैराडोना के लिए ही रहा। बिल्कुल। और उसके बाद फिर रूल जो थे, मुझे यहाँ तक याद है 1998 में फिर रूल सुधार हुए मार्च में। फीफा के लोगों ने कहा था कि अब करा जाए, ये ऐसे नहीं चल सकता। और क्योंकि मैराडोना मशहूर होते जा रहे थे, जो आप कह रहे हैं ना, कि और भी राजनीतिक स्तर पे और वैचारिक स्तर पर, तो वो एक उम्मीद की तरह थे कि सारे अपने रास्ते की अड़चनों के साथ कैसे बिल्कुल शिद्दत से लड़ा जाए। वही है। और मैं छोटा था, पर जो लोग बड़े हैं, जैसे आप हैं और बड़े आयु में बड़े लोग, उनके लिए वो आइकन रहे होंगे निसंदेह। तो
और भी कई लिहाज से मतलब अपने फन में भी एक तो होता है कि एक बड़ा आइकन बन जाना, दूसरा इसमें कोई सर एक और एक्चुअली हाँ इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं वही पढ़ रहा था कहीं पे हाँ कि आई थिंक 1982 में इंडिया में बड़ी तौर पर कलर टीवी आया था। हाँ तो ये जो वर्ल्ड कप था, ये पहला कलर टीवी पर दिखाने वाला वर्ल्ड कप भी था। तो वो तब वर्ल्ड कप तब वो कलर टीवी के साथ ही शुरुआत हुई थी, यहाँ पे एशियन जी गेम्स हुए थे जो इंडिया जी में। जी एग्जैक्टली तो वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि आई थिंक मैराडोना जो थे, उनको, और ये जो ब्लू जर्सी जो अर्जेंटीना की जर्सी लेके राइट। लोग घूमते थे, वो आई थिंक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी था कि कलर टीवी पे पहला इतना बड़ा, आई थिंक गेम, वही आपने जो गेम्स फुटबॉल के तौर पे जो पहला बड़ा टूर्नामेंट जो हुआ था वो कलर टीवी पे, वो इसी का था, और और मैराडोना एक इसके जैसे सेंटर हम स्टेज लोगों के पे थे। साथ एक कनेक्शन जोड़ने का बड़ा गजब का जरिया ये रहा कि 87 वाला वर्ल्ड कप जो था, क्रिकेट के वर्ल्ड कप की मैं जी। बात कर रहा हूँ, वो तब तक व्हाइट जर्सी में खेला जाता था 92। तो वो वही टाइम है कि जो जब जर्सी कलर हुई क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, और इंडिया ने वही मिलता जुलता कलर, इफ यू सी 92 वर्ल्ड कप के इंडियन टीम की जर्सी और अर्जेंटीनियन टीम की जर्सी, तो वो जो ब्लू है वो सेम है। तो हमको उसने इतना कनेक्ट किया कि ब्राजील सुपर पावर रहते हुए भी हमारा हमेशा आइकन मैराडोना और उस ब्लू जर्सी की वजह से अर्जेंटीना बना रहा। तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट था उस टाइम पे, वो ब्लू स्पेशल जर्सी से कनेक्ट हुआ था। खैर, जी। तो बड़ी कम उम्र में मैराडोना का जाना हुआ, 60 साल कोई ऐसी उम्र नहीं थी जाने की, उनकी मृत्यु पे लेकिन मैं बस उसमें ये भी वो कहना बहुत चाहूंगा सारी चीजों से जूझ रहे थे। जी, हाँ मैं बस शादी। उनकी मृत्यु पर ये कहना चाहूंगा कि देखिए उनकी मृत्यु भी हार्ट अटैक से हुई। हार्ट हाँ अटैक से जो फेफड़ों में पानी भर जाता है, पल्मोनरी एडीमा। हाँ तो देखिए कुदरत, ये साल तो मुझे लगता है कुदरत ने अपने लिए रखा है। जैसे 1982 वर्ल्ड कप मैराडोना के लिए था ना, कि कुदरत बता रही है कि देखो मैं तुम में भेद नहीं करती, सुधर जाओ, इंसानों से कह रही है। इसके अलावा भी वो भी बहुत सारी चीजों से जूझ रहे थे, उसमें ड्रग एडिक्शन जैसी भी चीजें थी। तो लाइफस्टाइल एक बड़ी चीज थी जिसमें बड़ा एक फुटबॉल आइकन होने के बावजूद मैराडोना वहां पर कोई ऐसा आदर्श नहीं दे पाए, बहुत सारी चीजों से जूझ रहे थे। अपने टेम्परामेंट को लेकर भी बहुत बाद में सवाल उठे। तो ये सब चीजें थी, लेकिन एक अपने फन का जो माहिर होता है, जिसकी बारीकियों का जो सबसे बड़ा जानकार होता है, उस मामले में मैराडोना बहुत आगे थे। और इसलिए उनको इस समय पे एक बार बस याद करना बहुत जरूरी था। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लफ्ज़ जिहाद का मुद्दा है। तो आपने देखा सुना कि किस तरह से हरियाणा में जो अंकिता तोमर का मर्डर का मामला हुआ, उसके बाद से कई जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, उन्होंने अपने अपने राज्यों में लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की थी। और अब उसमें सबसे आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उन्होंने उनकी कैबिनेट ने लफ्ज़ जिहाद के कानून को एक सैद्धांतिक सहमति दे दी है, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। तो अब इससे बात आगे बढ़ गई है, और इसको हमें 2-3 कॉन्टेक्स्ट में इस समय देखने की जरूरत है कि जो कैबिनेट ने मंजूरी जिस बिल को, जिस ऑर्डिनेंस को दिया है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने, उसमें उस कानून के संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 ऑब्जर्वेशंस को आधार बनाया गया था, जो कि पूर्व में दिए गए थे। और उस ऑब्जर्वेशन की बेसिक लाइन ये थी कि सिर्फ शादी करने के लिए आपको धर्म बदल परिवर्तन की इजाजत या धर्म का इस्तेमाल करने का इस तरह से इजाजत नहीं दी जा सकती, या वो धर्म परिवर्तन का जायज वजह नहीं हो सकती। और अब उसी हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है। कुशीनगर का एक मामला था जिसको कि लफ्ज़ जिहाद का मुद्दा बनाकर बताया गया, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उसमें उस एफआईआर को क्वैश करते हुए और उस कपल को अपनी सहमति से उनको रहने की और इजाजत दी है। और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीछे वाले जो ऑब्जर्वेशन थे, जिसमें कहा गया कि धर्म परिवर्तन के शादी को की वजह से केवल धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं दी जा सकती, या धर्म का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा सकता, उसको एक बुरा कानून बताया, बुरा ऑब्जर्वेशन बताया है अपने नए फैसले में। और मजे की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को अपने लीगल आधार बनाकर इस कानून की दिशा में आगे बढ़ी है। तो मेघनाथ, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब जब ये बात आगे बढ़ेगी, तो इस कानून को कोर्ट में, अपर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, एक तो
जो जीवन साथी चुनने का अधिकार है और ये जो जो हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, इस तरह का कोई कानून उसके खिलाफ जाता है अनटिल एंड अनलेस कि आप नाबालिग हैं, कि आप अपने जीवन साथी किसको चुनना चाहते हैं। उसमें धर्म, जात, इस तरह के किसी बंधन की कोई भी का बंधन नहीं है। तो उसके खिलाफ एक तो इस तरह का कोई कानून जाता है। अब जब ये कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा तो कोर्ट का ये जो नया ऑब्जर्वेशन है जिसमें ये कहा गया है कि ये कानून ये बहुत ही बुरा ऑब्जर्वेशन था या गलत ऑब्जर्वेशन था, इसके आधार पर इस कानून को चुनौती दी जा सकती है। एक्चुअली ये ना बहुत ट्रिकी सिचुएशन होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ये कानून एक्सेप्ट वैसे हो जाएगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही सिंपल चीज है, जैसे कोर्ट ने जो बोला है ये केस में जो आपने मेंशन किया उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो जो लोग आपने जिनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया वो अडल्ट्स है, उनका उनका कंसेंट था और उन्होंने शादी की, तो वहां पर कोई कोअर्शन या ऐसे कोई फोर्सफुल कन्वर्जन का मामला दिखाई नहीं दे रहा था। पर ये जो ऑर्डिनेंस जो ला रहे हैं इसमें स्पेसिफिकली कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो कि ये है मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, अल्योरमेंट और बाय एनी फ्रॉडुलेंट मींस। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोअर्शन का एंगल बहुत बड़ा होगा। जैसे यही मतलब आप अगर ओवरऑल जो लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्स्पिरेसी थियरी बोलूंगा मैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो बिलीफ ये है कि मुस्लिम मर्द हिंदू नाम लेकर पहचान औरतों को फंसाते हैं, हिंदू औरतों को, और इवन SC ST में जो औरतें उनको फंसाते हैं, उनको उनका मैरिज करते हैं और फिर मैरिज के बाद उनका फोर्सफुल कन्वर्जन कर लेते हैं। तो आई थिंक इसमें कुछ वैसे 4 रजिस्टर्ड केसेस अभी तक रिसेंट पास्ट में दैनिक भास्कर में एक था और आई थिंक हमने भी कवरेज किया था, 4 केसेस ऐसे आई है, पर इनमें कोई ऐसे ओवरऑल ऐसे कोई बड़ा षड्यंत्र नहीं दिखाई दिया। इंडिविजुअल केसेस थे। ये तो हुआ भी था कि मतलब कुछ लोगों ने ऐसे किया भी था, बट ये कहना कि एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है जो एक पूरा सोसाइटी साथ में कर रहा है, ये थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से। पर अब ये जो लॉ लाया जा रहा है इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई केस आपको दिखाई दिया जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, जहां पर फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है मैरिज के नाम से, तो वो मैरिज नल एंड वॉइड कर दी जाएगी। अब आप ये प्रूव करना कि वहां पर कंसेंट नहीं था या था, इसका बर्डन अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स पढ़े उसमें वो औरत पे आएगा। तो वो औरत को प्रूव करना पड़ेगा कि बेसिकली मेरे साथ कोई जबरदस्ती की नहीं गई थी, मैंने अपने ही खुशी से कन्वर्ट किया था। दूसरी एक चीज है कि अभी ये जो लॉ है इसमें ये बोला गया है कि आपको अगर कन्वर्ट करना होगा तो 2 महीने पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी। और उन्होंने कुछ एक ड्राफ्ट भी था 2019 का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी उसमें दिया था, तो उन्होंने फॉर्म्स भी दिए थे जहां पर वो रिलीजियस प्रीस्ट जो भी कन्वर्ट कर रहा है और ऊपर से जो भी कपल है उनके पूरे डिटेल्स लिए जाएंगे, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से अब क्या होगा कि जब ये 2 महीने का पीरियड शुरू हो जाएगा तो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगा कि या फिर कोर्ट को प्राइमा फेसी लगा कि यहाँ पर कोई कन्वर्जन का, फोर्स्ड कन्वर्जन का एंगल है, तो वो ऑर्डर करेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जाए, और फिर कोई भी ऑब्जेक्शन आएगा तो वो शादी नहीं होने देंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। राइट, अब देखेंगे क्या होता है। शांतनु, मैं इसमें एक चीज ये जानना चाह रहा था कि कोर्ट का जो पहले का ऑब्जर्वेशन था कि धर्म का सिर्फ इस्तेमाल शादी के लिए नहीं होने दिया जा सकता, धर्म परिवर्तन का, और उसको लॉजिकल नहीं माना जा सकता, लेकिन जो शादी का और जो धार्मिक जो रीति रिवाज है उसका अपना एक अलग हिसाब है। वहां की जरूरत ये है कि आपको, अगर आप मुस्लिम धर्म के अनुसार शादी करना चाह रहे हैं तो आपको मुस्लिम धर्म का में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप हिंदू धर्म में करना चाह रहे हैं शादी रीति रिवाजों से तो हिंदू में कन्वर्ट होना पड़ेगा, इनकेस अंतर धार्मिक विवाह है। तो ऐसे में ले दे के बचता क्या है? बचता है एक स्पेशल मैरिज एक्ट, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया इतनी जटिल और इतनी भयावह है कि वो लगभग हरासमेंट के लेवल पर परेशान करती है कपल्स को, कि वहां पर हर कदम पे जो बैठा आदमी है वो मोरल पुलिसिंग करता है कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है कि नहीं, ये वो हर आदमी वहां पे हरासमेंट करता है।
तो ऐसे में कोर्ट के ऐसे किसी निर्णय का या कोर्ट के ऐसे किसी उसमें कोर्ट इंटरप्रेट तो कर सकता है लॉ, लेकिन कोर्ट में का जब इंटरप्रिटेशन हो तो जो उसकी परिपाटी है, जो परंपरा है, उसको देखना चाहिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के मामले में बहुत साफ साफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है। फिर ये कोर्ट के बीच में जो अलग अलग विरोधाभास है, ये इसको हम कैसे देखें? देखिए, जब लव जिहाद का मामला आता है, मैंने जो अपने योगी आदित्यनाथ की जो जीवनी लिखी है, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, उसमें एक पूरा चैप्टर लिखा है, पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी लिखा है इसका, देश विदेश का। बहुत सारे लोग समझते हैं एक बोगी है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देना चाहता हूँ, जैसे जैसे मेघनाथ ने भी कहा कि शायद उनको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है। देखिए, 2009 से बातें सबसे पहले केरला से निकली और वहां पे इसको रोमियो जिहाद का टर्म दिया जाता था। और कौन बोलता था इसके बारे में? इसके बारे में बोलते थे वी.एस. अच्युतानंद, जो लेफ्ट में थे। फ्लोर ऑफ द असेंबली में उन्होंने इस टर्म को एग्जैक्टली नहीं बोला, इस फिनोमेना को बोला कि कैसे गैर इस्लामिक लड़कियों को, जिसमें क्रिश्चियन भी लड़कियां इन्वॉल्व थी, उनको कन्वर्ट किया जाता है एक पूरे थीम के अंडर। ऐसे नहीं कि एक लड़के ने कहीं पे किसी को वू करा और उससे शादी कर ली, एक पूरा तंत्र लगता है उसमें। फिर ऐसा ही ओमन चांडी ने कहा 2012 में। केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल के बहुत सारे लिटरेचर हैं जिन्होंने नंबर दिए, 3000 लड़कियां इस साल में, 4000 लड़कियां इस साल में, नंबर पूरे दिए केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल में। और मेरे हिसाब से इनका किसी से भी भाजपा से, आरएसएस से मतलब नहीं था, वो इसे रोमियो जिहाद बोलते थे। मैं यूके में मेरी पढ़ाई हुई, यूके में मैं बहुत सारी वॉलंटियरिंग करता था। साउथ सिख एरिया है, वहां जाता था। वहां पे बड़ा नोटेड फिनोमेना है, वहां पे जिस घर में जाओ वहां पे आपको इस चर्चा मिलेगी, मैगजीन्स में इसकी कवरेज है, और वहां लव जिहादी बोला जाता है। कनाडा की सिख कम्युनिटीज में इसका वर्णन है। तो ये कह देना कि नहीं ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मेरे ख्याल से बहुत नाइविटी होगी। मेघनाथ एक बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, तो उनको पहले रिसर्च करनी चाहिए कि कौन कौन इसके बारे में क्या बोल चुका है। ये बोगी नहीं है, पूरे इसमें लिस्टेड केसेस हैं। और क्योंकि लव जिहाद एक टर्म नहीं था, केवल वो चीटिंग के केस में रिकॉर्ड हो गया, तो मेरे पास कभी केस की लिस्ट नहीं दिखा सकता मैं एनसीआरबी के डेटा में। अगर आप पूरे देश में एक साल के लिए इसको चिन्हित करना शुरू कर दें बस, तो आपको देखेंगे हजारों केस निकल के आ जाएंगे। और केस एक नहीं है, बड़े बड़े केसेस हैं। मेरठ में हमारे केस हैं, एकता देशवाल बड़ा फेमस नाम है, कोर्ट तक गया वो, उन्होंने अमन से शादी करी, बाद में पता लगा वो शाकिब है। प्रिया फिर मेरठ का केस है, अमित गुज्जर से शादी करी, बाद में पता लगा वो शमशाद है। नेशनल शूटर है तारा शाहदेव, शादी हुई रंजीत सिंह कोहली से, शादी के बाद पता लगा रकबुल हसन खान है। तो ऐसे मल्टीपल केसेस है। मैं तो आपको कुछ केस बता रहा हूँ। तो पहले आप ये बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये मामला जो था इसमें साफ हो चुका है, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी और बाद में परिवार के दबाव में उन्होंने ये बयान दिया कि क्योंकि हाँ, देखिए मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर आप एक केस नहीं, लेकिन आप इस तरह से घालमेल मत कीजिए, तो उससे क्या होगा कि लोगों को मैसेज ये जाएगा कि वास्तव में ये मामला ऐसा मामला था। ये मामला वैसा ही है। मामला देखिए, जो ये जो होता है कि दबाव में बोला ना, अब किसने किससे कहा, दबाव में बोला, किसने किसके सर पे बंदूक रखी कि दबाव में ये स्टेटमेंट देना है, वो स्टेटमेंट देना है, दैट्स ओपन फॉर डिस्कशन। वो तो स्टार्टिंग में आपने भी कहा कि सीए एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, आपको ज्यादा पता है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता, उसने आज तक नहीं बोला एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। आप सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उसकी सुनवाई की भी डेट नहीं दी है। तो अगर प्राइमा फेसी देता, अगर इतना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो प्राइमा फेसी पहले से सो मोटो देता। सुप्रीम कोर्ट तो सो मोटो बांट रहा है आजकल। सो मोटो कहां बांट रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? हम उसके ऊपर जितनी एक्स्ट्रा जुडिशियल लेजिस्लेशन चल रहा है तो आपको भी मालूम है, उस पर लेख आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट पे सवाल उठाने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है उस पर बहुत सारे लोग बहुत तरीके के सवाल उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मेरा तर्क भी उतना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है जितना आपका सीए एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तर्क है, जो आपने स्टार्टिंग में आपने उसमें धीरे से सरका दिया था। नहीं तो फिर आप जैसे आपने मेघनाथ को चुपचाप तर रखने दिया, देखिए आपने मेघनाथ को चुपचाप तर रखने दिया, मुझे तर रखने दीजिए। नहीं कहा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आपने सुन लिया उसको। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए जी। आपने कहा ना कि आपके बात आपके हिसाब से उतनी कॉन्स्टिट्यूशनल है जितनी मेरी बात। एग्जैक्टली 100% आप सही बात कह रहे हैं। फिर आप उसमें ये तर्क मत भिड़ाइए कि आप सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानकार हैं। नहीं, क्योंकि आपने कहा ना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, आपने सीए को बैठे एंटी एक लॉ जो लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, आप उसे अपने से पॉडकास्ट में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वाल के निकल जाएंगे तो मैं नहीं बचने दूंगा आपको ना। अरे फिर आप ये मत के, मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर आप कौन ज्यादा जानकार कम जानकार, ये वो फैसला कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी बात कोर्ट ने प्राइमा फेसी नहीं मानता। अगर इतना बड़ा, देखिए बड़ा लॉ है वो, सिटीजनशिप का लॉ है, बहुत फंडामेंटल लॉ है। अगर वो होता तो कोर्ट उसमें पक्का सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर दे देता कि ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है।
एक साल ये से आपको ज्यादा लगता होने है ना, वाला मुझे है, लगता है कि कोर्ट कोर्ट कुछ पता नहीं प्रोटेक्ट किस नहीं करेगी। दबाव में क्यों नहीं उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट सरकारों के दबाव में काम करती, तो इस पे ये तो बहुत बड़ी चर्चा है कि कोर्ट सरकारों के दबाव में काम कर रही ये है। कोई छुपी हुई चर्चा है क्या? ये तो चर्चा तमाम लोग कर ही रहे हैं। पता नहीं आपके 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 पिछवाड़े में मतलब होती होगी, मैं आप आपके सोचिए घर कि के आप पिछवाड़े इतने में होती होगी, जागरूक ऐसी कोई नागरिक हैं, चर्चा नहीं आप है। इतने जागरूक नागरिक हैं, आप हाँ हर जी, दिन टेलीविजन डिबेट, बहस और विचारों के स्तर पर पार्टिसिपेट करो, आपको पता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस तरह की बातें हो रही हैं। बात तो आप कुछ भी कर लीजिए, बात तो आप अब आप आपकी एग्जैक्टली। जैसी ये नुक्कड़ की चर्चा है कि सीए एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसी चर्चा कोई कर ले, कौन मना करेगा क्या? भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ भी चर्चा कर लीजिए, हंसी मजाक का कोई डिबेट में थोड़ा ना स्पेस, आप कुछ भी बोल दिए, सीए एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बोल के निकल जाए, राज्यसभा लोकसभा पास कर तो आप देती है, उसका सुप्रीम विरोध कोर्ट करिए उसमें। ना, आप उसका विरोध करिए, आप अपने तर्क दीजिए कि नहीं वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट वो तो फैसला जब मैंने देना दी, होगा मैंने कम देगी। से कम 100 से ज्यादा डिबेट करी उस पर। मैं शाहीन बाग में मेरी लिंचिंग भी होने वाली थी, मैं राहुल कनवल की इंडिया डिबेट के जब मैंने बोलना शुरू करा वहां पे, जो इतना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस था, सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि वो स्पेस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था। चलिए हम डिबेट पे वापस आते हैं। ठीक तो बात पहले है। तो ये समझ पाना स्कॉलर्स को कि ये एक फिनोमेना है, जिसको लेफ्ट के लीडर्स ने कहा, कांग्रेस के लीडर्स ने कहा, क्रिश्चियन एसोसिएशंस ने कहा, यूके से लेकर कनाडा तक इसकी चर्चा होती है, बहुत सारे मल्टीपल केसेस हैं। अगर आप एनसीआरबी में डेटा रिकॉर्ड करना है तो आपको हजारों केस मिलेंगे। अब आता है कि कोर्ट जब इसका कानून बनाएंगे तो इसमें क्या क्या ऐसी चीजें होंगी कि उसको कैसे कैसे पता कैसे किया जाए। तो ऐसे देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं और अपने तर्क को बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि इंटरफेथ मैरिज के अगेंस्ट है। इंटरफेथ मैरिज के अगेंस्ट में कोई नहीं है। अगर शाहरुख खान गौरी से शादी करते हैं, दोनों का कंसेंट है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात है, यहाँ पे अपनी एक छुपी आइडेंटिटी से एक न्यूट्रल नाम रख के, एक हिंदू नाम रख के, अगर आप हिंदू लड़की को पटाते हैं और बाद में पता लगता है कि आप मुसलमान है और आपको लड़की को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जहां पे शादी मात्र कन्वर्ट करने के लिए करी जाती है, कोर्स करने के लिए, कोर्शन किया था, केवल उस तरह के केसेस को, हाँ ये हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जहां पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जैसे एससी एसटी का लॉ है कि क्या मैंने जाति सूचक शब्द बोला, केवल वो व्यक्ति ही बता सकता है। ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जहां पता करना मुश्किल होता है। शायद ये भी उसकी कैटेगरी में आएगा जहां पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के लिए तकरीर करना मुश्किल होगा। तो लेकिन अगर कोर्ट के लिए कोई चीज मुश्किल है और पुलिस के लिए कोई चीज मुश्किल है, तो उस पर लॉ नहीं बनेगा, तो ये भी तर्क नहीं है। तो हाँ, उस श्रेणी में ये भी आता है कि इसे पता करना मुश्किल होगा। लेकिन जहां पे भी कोर्शन है, इंटरफेथ मैरिजेस की जो बिल्कुल एडल्ट कंसेंटिंग एडल्ट के बीच में इंटरफेथ मैरिज है, उसके में कोई कमेंट्री नहीं कर रहा है। तो इसलिए उससे कंफ्यूज करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो आप भी उसको रोकें। यहाँ पे केवल ये है कि अगर एक गलत आइडेंटिटी के साथ लड़का जा रहा है और उसका पर्पस केवल एकमात्र पर्पस है लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट करना, वहां के लिए लॉ बनाया जा रहा है। उसमें जैसा मेघनाथ ने कहा, मैरिज को नल वाइड किया जाएगा, फाइन दिया जाएगा। शांतनु, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि एक आदमी वो धर्म से परे कोई भी हो सकता है, वो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की भी हो सकती है, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की भी, कोई भी हो सकता है। एक आदमी अपनी पहचान छुपाकर किसी से अफेयर हुआ, कुछ रिश्ते उनके बने, आगे बढ़े और बात शादी ब्याह के भरोसे तक आ गई। तो यह कि एक इंडिविजुअल आदमी का अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए या फिर धोखा देकर ही शादी करने के लिए मान लिया जाए को बचाए रखने की एक कोशिश है, इंडिविजुअल आदमी का अपराध है, या फिर यह एक कोई ऑर्गेनाइज संगठित अपराध, एक गिरोह की तरह से काम हो रहा है? क्योंकि ऐसा फिनोमेना पाया गया। अगर आप जैसे एक मुझे कोई कानूनी, मैं ये केवल उदाहरण नहीं, एक मुझे कोई कानूनी जहां पर कनेक्शन हुआ हो कि ये इस तरह से हुआ था और इसमें इन लोगों के ये ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, एक कोई कन्विक्शन बताइए मुझे ना। देखिए वही मैंने आपसे कहा, जैसे हम बस यही बात है, दिक्कत यहीं पे आती है कि आप लोग इतनी सारी चीजें हवा में करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ आप प्रश्न पूछ के उत्तर भी खुद ही दे लेंगे तो आप अकेले ही चला लीजिए बैठ के, तो फिर तो आप अकेले ही चला लीजिए। आप प्रश्न पूछ के उत्तर का तो वेट करिए। जैसे आप मेघनाथ को देखिए, आप बायस हो सकते हैं लेकिन बायस दिखिए मत इतना ज्यादा ना, तो आपके लिसनर को भी लगेगा ना, मतलब कम से कम एक आडंबर तोड़िए न्यूट्रल होने का। नहीं, वो ऐसा कोई तोड़ने बनाने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। हम नहीं, देखिए वो तो आप खुद ही सुनेंगे, पता लग जाएगा। मेघनाथ को आप समय देते हैं पूरा, बीच में चूंचा भी नहीं करते हैं। मेरे प्रश्न में, मेरे आप प्रश्न के बाद आप उत्तर भी आप ही दे लेंगे, तो फिर आप ही बोल लीजिए पूरा। शांतनु बोलिए, शांतनु बोलिए ना, शांतनु देने का समय तो देंगे ना। देखिए हाँ, देखिए आपने प्रश्न ही बुला दिया मुझे। हाँ देखिए, केसेस जैसे लिंचिंग के डिबेट में मैं जाता था, वो कहते हैं लिंचिंग के इतने केस हो चुके हैं, इतने केस हो चुके हैं, और वो कहते थे कि एनसीआरबी में लिंचिंग को अलग से, जो धार्मिक गौरक्षा के लिए लिंचिंग होती है, उसको अलग से लिस्ट करिए तो आपको केस पता लगेंगे। मैंने कहा बिल्कुल लिस्ट करिए, और आपको ऐसे केस आते हैं तो उनको जेल में डालिए।
क्योंकि गौरक्षा काउ स्लॉटर करना एक लॉ है, और उसके उसके जो लॉ को अगेंस्ट में बहुत सारे लोग राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की और बिहार की जेलों में, कांग्रेस की और सपा और बसपा के शासन में जेलों में बंद हैं। यहाँ पे भी जब आप लॉ लाएंगे, आप एनसीआरबी में एक मार्कर बनाएंगे कि हाँ लव जिहाद, जो जहां पे शादियां इस आइडेंटिटी बदल के केवल एक धर्म परिवर्तन के नाम पे हुई है, आप लॉ बना दीजिए, 1 साल का आपको हजारों केस मिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि वो चीटिंग के केस में मिल जाएंगे। आप ढूंढने बैठेंगे तो चीटिंग के हजारों केस मिल जाएंगे। हाँ, मेरे पास ही नाम लिखे हैं बहुत सारे। यही मैं कह रहा हूँ कि तो ये सॉरी individual अतुल cases सर, जो है, एक जस्ट यहाँ पर ऐड करना था मुझे। आपने जैसे बोला शांतनु, आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर ये एक नया लॉ बना दे तो फिर आपको ऐसे हजारों केसेस शायद रजिस्टर हो जाएंगे कि जहां पर ये आपको मिल जाएगा कि फ्रॉड्यूलेंटली एक आध औरत को फंसा के मैरिज करके उसको कन्वर्ट किया गया। ये मैं मानता हूँ, अगर आपको मिल भी जाएंगे शायद, तो फिर उसके बाद ये प्रूव होगा कि ये षड्यंत्र है। क्या चीज प्रूव होगा? मतलब आप जैसे फॉर इंस्टेंस आप साजिश बोल की रहे हैं बात कि है। ये एक बड़ी साजिश है, राइट? कि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है जहां पर हजारों केसेस निकलेंगी अगर ऐसा लॉ बनेगा। ये आपका जी, स्टैंड है, राइट? जी, इफ आई जी, गॉट इट राइट। जी। तो आपका मतलब ये है कि लॉ बनने के बाद ये प्रूव होगा, राइट, कि षड्यंत्र लॉ चल बन रहा के अब लिस्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर पूरे देश में 5 केस आते हैं, तो शायद मैं कहूंगा कि भाई इस पे लॉ बनाने की, लॉ भी अपने आप में खर्चा है, उसमें पुलिस लगेगी, उसमें कोर्ट है। लगेगा। लेकिन आपको बिल्कुल। लगता है वो 5,000 केस आते हैं, 5 लाख केस आते हैं, तो वो अपने आप में एक फिनोमेना है, तो लॉ जस्टिफाइड है। तो इसलिए जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उसपे चिन्हित कर देंगे तो लॉ लग जाएगा। जब एनआईए जहां पे प्रूव कर रही तो है वहां फिर पे सच। हाँ जी, बोलिए। जी सर, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि अगर षड्यंत्र ऑलरेडी चल रहा है, राइट? तो फॉर इंस्टेंस अगर हजारों केसेस ऑलरेडी होते कि हाँ जी। प्रूवेबल होते, राइट? यूनिकली कि पुलिस बोलती कि नहीं, हमारे पास हजारों ऐसे दिखे हैं जहां पर ये, इसलिए हम लॉ ला रहे हैं। पर आप जो बोल रहे हैं कि आप लॉ लाने के बाद ये ऐसे केसेस रजिस्टर होंगे और फिर ये कॉन्स्पिरेसी प्रूव होगी, राइट? देखिए, पुलिस कभी जाके लॉ नहीं बनाती, लॉ 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 नहीं, मतलब बनाता है लॉ मेघनाथ। तो गवर्नमेंट नहीं, और मैंने ये नहीं बोला कि हाँ पुलिस जी, लॉ बनाती है, हाँ, मैंने क्योंकि बोला पुलिस कि कभी रिपोर्ट नहीं करेगी, पुलिस इस तरह से जी, कभी रिपोर्ट नहीं करेगी। पुलिस का अपना काम है, जिस जो एग्जिस्टिंग लॉ फ्रेम है उसमें वो जिसमें भी बुक कर पाएगा, उसने चीटिंग के केस में पर बुक करा, जो भी उसका सर, कंक्लूजन हुआ कोर्ट के थ्रू, वो कंक्लूजन हो गया। जी सर, जो बिल्कुल, हाँ जी, एकदम जो बिल्कुल आप सही पॉलिटिशियन कह है, रहे हैं। जो पॉलिटिशियन है वो एक समाज से आता है, वो समाज की पुलिस से ज्यादा जानकारी रखता है, वो देख रहा है कि समाज नहीं, में क्या हो रहा है। तो बहुत वही सारे है, नेताओं ने पर बोला है और देखा है देखो, उस फिनोमेना को, और उस हाँ फिनोमेना को बिल्कुल, अब वो लॉ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नहीं वैसी ये ऐसा समाज में कुरीति हो रही है। हम्म। तो वही वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी, आप वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं ये बोला कि पुलिस बोलेगी कि आप लॉ बना दो करके, या हाँ जी। फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि आप यही हिसाब से कह रहे हैं ना कि ये लॉ नेसेसरी है कि बिकॉज बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चालू है। एक तो प्रश्न ये आता है कि ये कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि इस्लाम ये कर रहा है। मतलब पर इस्लाम में कौन कर रहा है? मतलब सब बहुत वेग मौलवी आइडेंटिटी मिलके कर है। रहे हैं? कौन कौन सी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कर रही है? और फिर उनके अगेंस्ट क्या प्रूफ निकला है, वो कुछ है नहीं अभी तक, राइट? एक्सपेक्टेशन ये है उस कि पे ये उस पे लॉ नहीं बनने नहीं के उस बाद, पे हाँ जी, शांतनु एक सेकंड, सॉरी, जस्ट सॉरी, मैं बोलिए कंप्लीट कर बोलिए। लूं फिर आप बोल लीजिए, सॉरी। जी, एक्सपेक्टेशन ये है, जैसे भी मैं नैरेटिव देख रहा हूँ, कि ये लॉ आएगा, फिर उसके अंडर हजारों केसेस आएंगे और उसके बाद फिर ये निकलेगा कि अच्छा ये पैटर्न बन रहा है, और फिर इन लोगों को हम गिरफ्त में ला लेंगे, या फिर ये फिर प्रूव हो जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी है। अब मेरा प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि एक तो हमारे पास ऑलरेडी 420 है सेक्शन 420 आईपीसी में, जो कि फ्रॉड और चीटिंग और इसके लिए है। तो इसमें जो नया लॉ जो ला रहे हैं उसमें 10 साल की पनिशमेंट है, और फ्रॉड और चीटिंग भी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरह भी देखा जा सकता है, जिसमें 7 साल की सजा है। और आई थिंक फ्रॉड और चीटिंग में आप ज्यादा पेनल्टी लगा सकते हैं, जिसके हिसाब से ये एक थोड़ा स्ट्रिक्टर लॉ भी हो गया और प्रूव करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप फ्रॉड और चीटिंग के हिसाब से अगर ये शादियां देखें जो आप मेंशन कर रहे हैं, और ये फ्रॉड ही है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई नाम चेंज करके किसी को फंसा के शादी कर रहा है, तो ये एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और एक तो फ्रॉड है और चीटिंग है। तो इस हिसाब से क्यों नहीं देखती पुलिस या फिर बेसिकली कोई भी? ये मेघनाथ का कहना ये है कि हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए इस तरह के क्राइम को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए लॉ एग्जिस्ट करते हैं, जी, जिसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। हाँ इसमें मैं बताऊँ। मैं और एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ, और शार्दुल चूंकि बहुत समय से शांत है, तो शार्दुल को भी बात इसमें आनी चाहिए। वो ये है कि
कानपुर का जो मामला है वो बहुत ही गजब का मामला है, उसको सारे हमारे जो श्रोता हैं वो जाने, और फिर उस पर शांतनु भी अपनी टिप्पणी दे, क्योंकि मेघनाथ ने एक लंबा सवाल उनके सामने रखा है और शार्दुल की भी टिप्पणी इसमें शामिल हो। कानपुर में पिछले 2 साल के दौरान कानपुर के आसपास के इलाकों में 14 मामले हुए इंटरफेथ मैरिजेस के। इसके बाद अब उसमें देखिए, ये जो कहा जा रहा है ना कि एक लॉ कानून बनाता है वो, लेकिन पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। इन 13-14 केसेस में क्या हुआ कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इससे जुड़े तमाम संगठनों के लोग हर मामले में लड़की के घर पे पहुंचे। लड़के मतलब सब में एक फिक्स पैटर्न दिखा, लड़कियों के घर पे पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि जिस समाज में जातियों के बाहर शादी नहीं होती, उसमें धर्म के बाहर जब शादी हुई है तो परिवार कितने बड़े सामाजिक दबाव में है। उसके ऊपर एक तरह का प्रेशर बिल्डअप करना समाज में, लोक लाज, ये वो सारी चीजें करके परिवार को थाने ले जाया गया। एक तो इन 13-14 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई 14। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वहां के कानपुर के आईजी और जो भी मंडलायुक्त हैं उन लोगों ने, वहां पर एक एसआईटी का गठन हुआ। उस एसआईटी की रिपोर्ट पिछले हफ्ते आ गई। अब उस एसआईटी की रिपोर्ट बहुत दिलचस्प है जानना, क्योंकि ये जो पूरी कहानी बताई जाती है ना, मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो बैंकरप्सी है आइडियाज की, वो आपको इस तरह के कानूनों की तरफ ले जाती है। जब आपके सामने बेरोजगारी बहुत भयानक है, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, आप कोरोना जैसी चीज से उलझ के जूझ रहे हैं, और उससे निपटने की बजाय आपकी प्रायोरिटी क्या है कि लव जिहाद से लड़ रहे हैं आप। और उस लव जिहाद में, जिसमें कानपुर एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि 14 में से 11 मामले ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध हुए थे, लेकिन ना तो उसमें हमें कहीं कोई साजिश मिली, ना कहीं कोई विदेशी फंडिंग मिली, ना किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का लिंक मिला, पीएफआई जैसे संगठन जिनका ये जिक्र करते हैं कि टेरर लिंक वाले। 3 मामले ऐसे थे जिसमें कि कपल्स ने सामने सामने आगे सहमति दे दी कि हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं, एडल्ट कपल हैं, उनका कोई मामला नहीं था। जो 11 मामले में कार्रवाई की गई आपराधिक थे, वो अपराध किस तरह के थे वो भी जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जैसे आपको टीवी चैनल या तमाम लोग आधी अधूरी खबरें देते हैं, तो वो बताते हैं कि लव जिहाद के मामले में 11 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। लव जिहाद का अभी तक कोई एग्जिस्टिंग कानून नहीं है और ना कोई उसका फ्रेमवर्क है। कार्रवाई किस पे हुई कि आपने अपनी पहचान छुपाकर वहां पर शादी की थी। फ्रॉड का मामला जिसका जिक्र मेघनाथ ने किया, आप अपना नाम बदल के बिना, मतलब या तो आप अगर इस्लाम के हिसाब से शादी कर रहे हैं तो वहां पे आपको नाम बदलना है, आप हिंदू धर्म में बदल कर रहे हैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से बदलना है, लेकिन कानूनन नाम बदलने की एक कानूनी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया इनमें से कई जोड़ों ने फॉलो नहीं की। धर्म बदलना एक कानूनी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इनमें से कई सारे जोड़ों ने नहीं फॉलो की। इसी तरह से कई सारे जोड़े इसमें नाबालिग थे। नाबालिग से शादी या किसी भी तरह का वो अपराध है अपने आप में। तो इस तरह के अपराधों में कार्रवाई की गई। आप सोचिए कि लव जिहाद के नाम पे, ये एकदम एग्जैक्टली उसी तरह से है कि सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के नाम पे सारी जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो आज की तारीख में गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तारियों पर पहुंच गई है। उसी तरह से लव जिहाद एक बड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, एक साजिश, और तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी कहानियां 2 साल पहले शुरू की गई थी कानपुर में, उसमें अब जो कार्रवाई हुई है उसमें सरकार कह रही कि इसने नाम कानूनी तौर पर बदला तो, लेकिन अपना कानूनन उसको दर्ज नहीं करवाया। उसकी प्रक्रिया क्या है, आप अखबारों में अपना नाम बदलने के 2 इश्तेहार देते हैं, फिर उसके आधार पर आप अपने सर्टिफिकेट इशू कराते हैं नए नाम से, ये सारी प्रक्रिया है, वो प्रक्रियाएं नहीं की गई। तो अपराध ये है, अपराध ये नहीं था कि शादी उन्होंने की गैर उसमें। और यहां पर बताया जाता है कि लव जिहाद, लव जिहाद। अब बैंकरप्सी वाली जो बात मैंने कही कि जब आपके पास विचार समाप्त हो जाते हैं इतने सारे मुद्दों के बीच में, उनके वेलफेयर की आपके पास ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई फुटप्रिंट है, ना कोई रोड मैप है, तो फिर आप इस तरह के काम करते हैं। शार्दुल, आपका और फिर उसके बाद सारे उस पर टोटल ओवरऑल पे एक शांतनु का हम प्रतिक्रिया लेंगे। जी, मैं सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था, आज थोड़ी ज्यादा गहमा गहमी हो गई। तो खैर मुद्दे की बात पर वापस आते हैं। जैसे देखिए, शांतनु ने कई जगह के एग्जाम्पल दिए, केरल का दिया, यूके का दिया, कनाडा का दिया। मुस्लिम सब जगह एक से नहीं है, और ये समझ का भेद है, कम्युनिटी के बीच जो अंतर होते हैं। आप देखिए, यूपी के ब्राह्मण, महाराष्ट्र के ब्राह्मण अलग अलग होते हैं, उनके रीति रिवाज अलग है, उठना बैठना अलग है, खान पान अलग है, ठीक है ना। ये हर समाज में है, हर समुदाय में है। तो जब केरला से बात हो रही है या कनाडा से बात हो रही है, जो यूके और कनाडा की कही मैं साफ कर दूं, वहां पे एक अलग प्रॉब्लम है। आप यहाँ के
मुसलमान समाज को या भारतीय समाज में जीने वाले एक व्यक्ति को वहां की तरह नहीं देख सकते। वहां प्रॉब्लम्स अलग हैं। अगर केरल में और यूके में हो रहा है तो यूपी में क्यों कानून बन रहा है? एक बात तो मेरी ये लगी, क्योंकि यूपी में तो कोई इतने ज्यादा केस नहीं आए। अब शांतनु कह रहे हैं कि समाज पर कान रहते हैं, ये बात ठीक है, एक हद तक रहते भी हैं, वो लोगों की बात सुनते हैं। लेकिन आप केवल मुस्लिमों के बारे में बात करते हुए ये अंतर को क्यों भूल जाते हैं? धोखे से शादी अपराध है, जैसा आप सब लोगों ने बोला। हर तरह का धोखा जो शादी में दी जाता है वो हर संप्रदाय और समुदाय के लोग देते हैं, और दबाव हर तरह का परिवार बनाता है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जो इस बात को झुठलाता है वो झूठ बोल रहा है। ये वैसे ही अपराध है शार्दुल, जैसे बहुत सारी जगहों पे, बिहार और तमाम जगहों पे हमने देखा कि लड़का कंपाउंडर होता है लेकिन उसको डॉक्टर बताकर ज्यादा दहेज लेने के लिए हर जगह होता है ये इसी तरह से एक मुस्लिम लड़का भी हो सकता है, और हो सकता है कि एक मामले में उसने अपने धर्म को छुपाकर अपने रिश्ते को बचाने की तरजीह दी हो, हम नहीं जानते। उसने किस वजह से भी छुपाया, छुपाना गलत था, ये बात ठीक है। अब मैं मुद्दे की बात पे वापस आता हूँ। हम लोग लव जिहाद बोल रहे हैं। जो पास हुआ है उसमें लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं है। उसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश। धर्म संपरिवर्तन, मुझे इससे पहले आप लिख दिया। आप किसी का धर्म नहीं बदल सकते। मैं आज जो भी हूं, मैं अद्वैत हूं, मुझे कहने में कोई नहीं। लेकिन अगर मैं कल को कुछ और बनना चाहूं, मेरा धर्म नहीं बदलेगा। मेरा धर्म है मैं ईमानदारी से जो भी पत्रकारिता में सहयोग कर पा रहा हूं वो करूं। ये मेरा धर्म है। धर्म का संबंध व्यक्ति से होता है, परिवार से, समाज से नहीं होता। तो क्या अब एक मजिस्ट्रेट बताएगा कि हमें करना है या नहीं? मजिस्ट्रेट कौन होता है धर्म के बारे में बोलने वाला? दूसरी चीज, अब आप देखिए छोटे छोटे हर जो प्रेम संबंध होता है, अफेयर होता है, या केवल कैजुअल डेटिंग होती है, उसमें ना चाहने वाले भी बहुत होते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। परिवार से क्या छुपाना है क्या नहीं छुपाना है मेरा व्यक्तिगत है। मैं 18 साल का हूं, मैं वोट दे सकता हूं, मैं इस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के बारे में डिसीजन ले सकता हूं, लेकिन अपने जीवन के बारे में मुझे मम्मी पापा से पूछना जरूरी है? ऐसा क्यों? आप इसमें देखिए, इसमें परिवार को पार्टी बना दिया गया है और शुभचिंतकों को भी। अब मान लीजिए दो लोग शादी करना चाहते हैं और बॉस को प्रॉब्लम है, बॉस को भी लड़की पसंद थी, ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, हमने सबने ऑफिस में देखा है। आप अपने आप को उस जगह रखकर देखिए, ठीक है? लड़का लड़की शादी करने जाते हैं, बॉस कहता है मैं नहीं होने दूंगा, वो कंप्लेन कर देगा। आप उनके जीवन के सुनहरे साल लिटिगेशन में बर्बाद कर देंगे, बाद में भले ही प्रूव हो जाए कुछ नहीं था। भाई मैं शादी करना चाहता हूं किसी लड़की से, लड़की मुझसे शादी करती है, इसमें स्टेट का क्या लेना देना? स्टेट केवल उसे सर्टिफाई करता है। एग्जैक्टली। भाई हम आजाद हैं या नहीं, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए ना। और हर चीज में तय सरकार ही करेगी, कानून ही करेगी, पुलिस ही, मोरल पुलिसिंग, और क्या है? एक चीज और, मैं एक दो चीज और छोटी सी जोड़ दूं। लोग कितनी दुश्मनी निकालते हैं शादियों में, आपने देखा नहीं? रिश्तेदारों में कितने लोग निकालते हैं। आपके फूफा अगर कंप्लेंट कर देंगे तो फंस गए आप, लगे रहो फिर। अच्छा दूसरी चीज, आपको चलिए कुछ नहीं हो रहा, कोई दुश्मन नहीं है, आप इसे सबमिट करने जा रहे हैं लोकल मजिस्ट्रेट पे। आप यूपी से हैं, शांतनु भी जहां तक मुझे लगता है यूपी से कुछ ना कुछ संबंध रखते होंगे, उन्होंने आदित्यनाथ जी के बारे में किताब लिखी है। तो हर छोटे छोटे जिले में आप बस्ती चले जाइए, मेरठ के पास आप बागपत चले जाइए, मवाना चले, कहां मर्जी चले जाइए, कैसे कानून होता है? वहां शुल्क लगता है। तो अब ये शादी और धर्म का शुल्क लगाएंगे तहसीलदार। ये क्या हो रहा है? हम आजाद हैं या नहीं है ये डिसाइड कर लीजिए। और रही बात जो कोई बीएस अच्युतानंद कह रहे थे, तो वो कोई बहुत बड़े पंडित भी नहीं है, वो भी क्रिश्चियनिटी के नहीं है ना? हजार लोग इस तरह के जो कानून है ना, इसको, इस तरह की जो चीजें हैं, जो एक तरह के ये एक तरह के डर और एक तरह के भयादोहन जिसको कहते हैं ना, उससे पैदा होती है, और जिसके पीछे बेसिक लाइन होती है पुरुष मर्दवादी जो असुरक्षाएं हैं, मेल जो इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो चाहे रिलीजन के उसमें आए, चाहे जाति के नाम पर भी इसी तरह के खून खच्चर होते हैं। और जब आप देखिए, मैं ये कह रहा था कि हजारों लोग भी कह देंगे ना झूठ को, तो वो सच नहीं बनेगा। सच ये है कि अभी तक हम संविधान के हिसाब से आजाद हैं, तो मैं आज कुछ हूं कल कुछ होऊंगा, ये मेरा डिसीजन है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। सरकार का काम है बस मेरे उस हित की रक्षा करना। ठीक बात। और ये कानून पहली बार नहीं आया। अंतिम बात, 2018 के जो उत्तराखंड और हिमाचल के कानून थे, उनमें शादी का जिक्र पहली बार आया था। नहीं तो धर्म परिवर्तन जो बहला फुसलाकर किए जाता है, वो कानून और भी राज्यों में थे पहले से, वो अधिकतर आदिवासियों के लिए। एंटी कन्वर्जन लॉ तो सब जगह है।
जी एंटी शादी कन्वर्जन का लॉ तो जिक्र है, और वो तो बहुत लॉजिकल है, इस तरह की चीजें शादी बहुत का जिक्र लॉजिकल है। 2018 में पहली बार आया, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। शांतनु। हाँ जी जी, हमने पिछले 15-20 मिनट में इस लॉ से लोगों को समझाने की कोशिश मेरे ख्याल से कम करी है, भटकाने की कोशिश ज्यादा लगी है मुझे। मैं उसे फिर लाइन पर लाने की कोशिश करूंगा कि ये इंटरफेथ मैरिज के अगेंस्ट में नहीं है, और किसी भी सोशल फिनोमेना को, किसी भी सोशल कुरीति को जब आप लॉ में लाते हैं तो उसका नाम वो नहीं होता। तो कुछ लोग कह रहे हैं इसमें नाम लव जिहादी नहीं है, इसलिए ये इसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। तो पता नहीं कैसे तर्क हैं ये सारे। कोई कोई कह रहा है कि भाई इस समय कोरोना पे ध्यान देना चाहिए, सारे लॉ ही बनने बंद हो जाने चाहिए, केवल कोरोना ही, चाहे लड़कियों को कन्वर्ट कर रहा है कन्वर्ट होने दो, चाहे उनको तंग कर रहा है तंग होने दो, केवल कोरोना पे ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से वो भी तर्क बड़ा सीमित है। केवल तर्क ये है कि एक सोशल फिनोमेना है, और मैंने ये नहीं कहा कि वेस्ट कोई पंडित है, मैंने ये कहा कि ये फिनोमेना मल्टीपल जगह नोटिस हो रहा है ना। तर्क को ध्यान से सुनिए और समझ के उस पर टिप्पणी करिए, नहीं तो आप ही हास्य पर लगेंगे। मैंने कहा कि केरला से लेकर यूके से लेकर कनाडा से लेकर यूपी से लेकर योगी इतना तो 2007-8 से बोल रहे हैं, क्योंकि वो देश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस पर वो कानून नहीं बना पाए, उन्होंने संसद में प्रश्न उठाए इसके ऊपर, तो आज से नहीं बोल रहे हैं। वो कम से कम 8-9-10 साल से फिनोमेना को नोटिस कर रहे हैं अपने ईस्टर्न एरिया में। कम से कम जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे 20 साल से वो 300 लोगों का जनता दरबार लगा रहे हैं। तो कई हजारों लोगों का, लाखों लोगों का जनता दरबार लगा चुके हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। मैंने खुद देखे हैं कई जनता दरबार गोरखपुर के मठ में बैठ के उनके। तो उस फिनोमेना को उन्होंने नोटिस करा, उस बात को वो वहां बोल रहे हैं। केरला में क्रिश्चियन काउंसिल्स बोल रही हैं, ओमन चांडी बोल रहे हैं, कनाडा में वहां के समाज बोल रहे हैं, यूके में वहां के समाज बोल रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिनोमेना है, एग्जिस्ट कर रहा है। इतने सारे लोग आरएसएस के ज्यादा वीएस अच्युतानंद, ओमन चांडी, क्रिश्चियन कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन को बजरंग दल ने पैसा नहीं दिया है बोलने के लिए। तो पहले इस बात को छोड़िए कि नकारना छोड़िए कि फिनोमेना ही नहीं है। अब इस फिनोमेना में कानून कैसे बनेगा, वो सरकारों के पास है कि उसमें वो कैसे उसमें एडजुडिकेट करेंगी, क्या उसमें कानून रखेंगी, क्या उसमें सजाएं होंगी। हाँ, फिर वो फाइनली हर लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकता है। जैसे आपने कहा सीए में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक टिप्पणी नहीं करी, जिस दिन डेट आएगी तो देखते हैं। अभी तक तो सो मोटो ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो लगता है कि वैधानिक है वो। और ऐसे ये भी लगेगा कि अगर फिनोमेना है ऐसा कि भाई चीटिंग के केस है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एंटी कन्वर्जन के केस है, लेकिन ये फिनोमेना लग रहा है जो एक पैटर्न के अंदर में, साजिश के अंदर में हो रहा है। इसके अलग पैटर्न, इसके लिए अलग कानून बना दिया है जिससे नोटिस हो पाए और उसमें फिर समाज में नई चेतना लाई जा सके। जी, मैं अतुल जी 2-3 बात जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात, मैंने जो कहा वो व्यक्ति से संबंध है, हम व्यक्तिगत आजादी की बात है। ये कोई फिनोमेना कोई मानता है या नहीं वो एक अलग चीज है। आपकी बात ठीक है कि वो फिनोमेना कह रहे हैं, लेकिन ये फिनोमेना की बात 1927 से होनी शुरू हुई थी। और माफ कीजिएगा जब मैं कहता हूँ कि जब योगी आदित्यनाथ, योगी भी नहीं थे ना, मेरा परिवार तब से संघ क्षेत्र में है। मुझे मत बताइए वहां क्या चलता है। मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी की गोद में बड़ा हुआ था, तो मुझे मत बताइए कि संघ परिवार कैसे चलता है। दूसरी चीज, ये बात 30-40 रुक जाओ बताया भी नहीं आपको। हाँ, 30-40 साल से चल रही है। लेकिन फिनोमेना पे कानून तब बनता है जब सरकार उसकी पड़ताल करके तथ्य पाती है। ये कानून बनने की प्रक्रिया है। फिनोमेना पे कानून बना के फिर तथ्य खोजना उल्टा, इट्स लाइक डॉग वैग्स द टेल वाला मामला है। जैसे कि आपने कानपुर वाला, इसीलिए मैंने जिक्र किया कि चीजें एकदम उसके उलट मिली और कानून आप उसके उलट बना रहे हैं। शांतनु, आप जो शार्दुल ने बात कही उसका जवाब दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो फिनोमेना है, मैं तो ये कहा ही नहीं कि फिनोमेना हाँ, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, किसी ने उस पर पीएचडी थीसिस नहीं करी, इसलिए वो फिनोमेना डॉक्यूमेंटेड इस तरह से नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल के आप डॉक्यूमेंट्स देखें, मैंने अपनी किताब में कोड भी करे हैं, उसका कोड भी दिया है, रेफरेंस भी आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने केस करेंगे इस ईयर में 3000, इस में 4000, इस में 8000, उनको किसी संघ परिवार ने पैसे नहीं दिए हैं। या मैंने कहा कि केरला की असेंबली में अगर नंबर से नोटिफाई करके वहां के चीफ मिनिस्टर्स ने, जो लेफ्ट और कांग्रेस के दोनों वगैरह, उन्होंने नंबर्स दिए हैं केरला में दिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने जनता दरबार में इस बात को बहुत कहा। हाँ, क्योंकि जनता दरबार की बात वैधानिक नहीं है, कहीं पे कोर्ट नहीं है, कहीं पे लिखी नहीं गई, लेकिन हाँ समाचार पत्रों ने उसको बहुत मुखरता से कोट किया, जहाँ पे केस बाई केस उन्होंने कई बार 2007 में, 6 में, 8 में, 9 में बहुत सारी न्यूज कटिंग्स है जो मैं आपको दिखा दूंगा, जो उन्होंने उस फिनोमेना को कहा। जो लड़की है उसको कोर्ट में नहीं कुछ ऐसी मिली, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जिनको कोर्ट पुलिस से नहीं मिलता है, वो योगी के दरबार में आते थे, तो उन्होंने उस बात को वैधानिक रूप से पुलिस के पास कहा कि भाई चलिए चीटिंग का केस रिकॉर्ड करिए। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो वो बहुत सारे जो जनता में अपनी कान रखते हैं, उन्होंने इस केस को, फिनोमेना को नोटिस करा है, और जब वो अब लॉ बनाने के उसमें, तो वो लॉ बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अगर कोर्ट को लगेगा कि लॉ नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जो रात में आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं। मुझे पक्का पता है, अगर एक वैधानिक नहीं हुआ तो उसमें चैलेंज होगा कोर्ट में। ठीक है। मेघनाथ, आप कुछ कोई आखिरी टिप्पणी? नहीं, मैं वही एक्चुअली जस्ट वही बोलने वाला था कि
एसेंशियली आप जो बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर कटिंग्स है और केसेस है, मैं सही में बोल रहा हूँ कि मुझे भी पता है कि केसेस होते हैं। मेरा बस यही एक लिमिटेड पॉइंट था कि इसको अभी तक चीटिंग के हिसाब से देखा जाता था, पर ये एक इसको रिलीजियस एंगल देने की जरूरत क्या है? मेरा बस यही एक क्वेश्चन है। लॉ में कहीं रिलीजियस एंगल नहीं है मेघनाथ, अगर हिंदू लड़का भी कहता है तो वो भी कन्वर्जन इसी मतलब लॉ में रिलीजियस एंगल आ गया ना, एंटी कन्वर्जन है बेसिकली। अगर आप हाँ। फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे तो मैरिज नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो ये चीटिंग का मामला क्यों नहीं है? आप कहना चाह रहे हैं कि केवल मुस्लिम ही फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, आप भी इस बात को मानते अरे हैं? नहीं, मैंने ये कब कहा? ये तो नहीं, किसी के ये लिए भी तो लॉ है, ओवर रीडिंग किसी हुई के ना लिए भी लॉ किसी बात की। नहीं सर, ये तो नहीं तो ओवर रीडिंग हुई ना। आप जैसे रिलीजियस कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ किसी क्योंकि बहुत बार शादी केवल कन्वर्ट करने के लिए हुई, केवल ऐसा नोटिस किया गया, ऐसा समाज में नोटिस किया। अगर बहुत सारे लोगों ने इस पर तो कमेंट्री करी इसको है, मैंने आपको एग्जांपल तो देश के भी इसको दे दिए, विदेश के भी दे दिए, इस हाँ पे लॉ बिल्कुल बन रहा सही है, ठीक है। मतलब मैं मानता हूँ कि कई कई बार में आप कह रहे हैं कि शायद कोई मुस्लिम परिवार को ऐसे लग रहा होगा कि नहीं, हम एक हिंदू बेटी को लेके अपने इसमें और फिर कन्वर्ट कर देंगे। चलो होंगे ऐसे मुस्लिम परिवार, होंगे ऐसे क्रिश्चियन परिवार, होंगे ऐसे हिंदू परिवार भी होंगे, कुछ भी होगा। बट ये रिलीजन का इसमें एंगल दो होता चीजें है, हैं। यहाँ पर आता है रिलीजन का एंगल। मेरा बस यही लिमिटेड सवाल था कि इसको हम चीटिंग के एंगल क्यों नहीं देख सकते? इसमें एक और चीज है मेघनाथ, शांतनु से की बात से थोड़ा सा बस ना इत्तेफाकी जताते हुए, कि अक्सर हम जब बात करते हैं तो जिसका जिक्र शार्दुल ने किया, कि पहले आपके पास उसके पैटर्न होते हैं, फिर उसके आधार पर लॉ बनता है। तो पैटर्न ये क्या बता रहा है, जिसका जिक्र मैंने किया, हादिया का जिक्र सुप्रीम कोर्ट का, उस पर डिसीजन है, वर्डिक्ट है। कानपुर के एसआईटी की रिपोर्ट है हमारे सामने इस मामले में पूरी, है ना। तो हम उल्टी गंगा पार की रिपोर्ट हमारे तरफ दूसरी आ रही है और उसके अगेंस्ट हम एक कोई लॉ बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, जैसे शांतनु बार बार कह रहे हैं कि यूके में, कनाडा में, यहाँ वहां 3-5, अब ये उस 3-5 तरह का नहीं, तर्क केरला में है। केस है, आप 3-5 करके मेरी बात को ऐसे डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। देखिए ये गलत तरीका है आपका। 3-5 मैं नहीं, 3-5 नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑथर हूँ, बिल्कुल एक एक को डॉक्यूमेंट के साथ लिखता हूँ, प्रूव आप कर कह सकता रहे हैं हूँ ना कि आपको। ये इस तरह की दिक्कतें यूके में भी हैं, कनाडा यूके में में भी आपको इसलिए हैं। बताया क्योंकि आपकी समझ केवल एक केस, 3 केस कानपुर के और एक हादिया के केस में आप लिमिट सीमित है, तो आपका दायरा मैं थोड़ा ये बड़ा कह करो रहा हूं, जिससे आपकी मैं ये कह आपकी रहा हूं डिबेट बड़ी हो शांतनु, पाए। एक केरला में सेकंड फ्लोर ऑफ शांतनु। असेंबली, फ्लोर ऑफ असेंबली का मतलब समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल समझता हूँ, हाँ, तो बहुत फ्लोर अच्छे से। ऑफ असेंबली में डेटा रखा गया, ओमेन चांडी, वीएसएस अच्युतानंद के द्वारा। पढ़िए, थोड़ा तो, रिसर्च करिए, तो पैसे दे उन्होंने ये रिसर्च के कहा लिए। कि ये कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पान की के साथ दुकान की था। डिबेट मत नहीं लेके बैठ जाइए। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यूके और कनाडा की जब जिक्र करते हैं ना, तो यूके और कनाडा में तो बीफ खाना भी लीगल है, तो क्या उसके आधार पर इंडिया में लीगल हो जाएगा क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिनोमेना है बाबा, नहीं, आप ये ये फिनोमेना है। फिर आप लव फिनोमेना, जिहाद, आप ना लव जिहाद एक अंग्रेजों का क्या फिनोमेना है, मैं होता है ना, इसको आप प्रूव कर लोगों रहा के हूँ। अगर अंदर आप एक बीफ में आएंगे तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी बीफ बैठी पे भी हुई है। डिबेट करूंगा। आप इधर उधर आप मत ले लोगों के जाइए, अगर साथ एक आपका क्या आर्गुमेंट वीक दिक्कत पड़ है, रहा है तो बीफ में मत पहुंच जाइए। बीफ की आप डिबेट करनी नहीं, है तो बीफ की बिल्कुल डिबेट आप करिए। लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आप लोग ना एक कॉम्प्लेक्सिटी बैठी हुई है कि अंग्रेजों का जिक्र आप कोई ब्रिटेन कॉम्प्लेक्सिटी अमेरिका का नहीं जिक्र बैठी कर भैया, देंगे तो कोई लोग सारा सब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जस्टिफाई बैठी हो है, जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बैठी है। इसीलिए आप ताकि आपको लगता है आपके कि फिर 4 कनाडा तर्क है, का आप उन्हीं जिक्र आ पे सब जाएगा कुछ तो ले सब जाते हैं। जस्टिफाई हो जाएगा आपका। आप थोड़ा तो पढ़िए बहुत और सारी रिसर्च चीजें टीम को ऐसी पैसा हैं जो दीजिए, वहां अच्छे पर रिसर्च के लीगल होंगी, लड़के हायर हमारे यहाँ करिए, तो नहीं है। रिसर्च वहां पर करके आइए, मजा आएगा डिबेट। marijuana गांजा पीना लीगल है, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो हम उस लॉ के आधार पर, उनके लॉ के आधार पर यहाँ की गांजे को लीगल मान लें। मैं सोशल कमेंट्री बता रहा हूँ अतुल भाई, तो वहां ये पे सारी सोशल सोशल कमेंट्री है, कमेंट्री सिख ही परिवारों है, के बीच में सोशल जाइए, वो सोशल की बताएंगे वहां सारी पे चीजें सोशल हैं। कमेंट्री है, कैसे सिख लड़के, कैसे नहीं मुस्लिम लड़के सिख अतुल लड़कियों सर, को पटाकर अतुल सर धर्म एक सेकंड, परिवर्तन करा रहे हैं। मैं सोशल कमेंट्री अतुल बता सर रहा एक हूँ। सेकंड, आप ये मुझे ये आप इतना गर्म हो गए थोड़ा सा, सब दोनों भी, सॉरी। बट मेरा वही वही सवाल मैं फिर से शांतनु से पूछ रहा हूँ कि ये चीटिंग का मामला क्यों नहीं हो सकता? मुझे बस यही बता दीजिए, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेघनाथ आपने बिल्कुल ठीक कहा, चीटिंग का मामला है। देखिए, समाज में नई नई कुरीति आती हैं, उसके हिसाब से नया नया लॉ बनता है। जैसे मैं लिंचिंग की डिबेट में आपके साथ मेरी जी एनडीटीवी में बिल्कुल। डिबेट हुई थी, बहुत सारे लोगों ने अलग से लॉ बनना चाहिए, मतलब मॉब वायलेंस पहले से लॉ है मॉब वायलेंस के लिए, लेकिन उसको स्पेसिफिक कि वो एक पैटर्न पे हो रहा है कि वो गाय बचाने के लिए हो रहा है। वो बच्चा चोरी पे भी लिंचिंग होती है और बहुत सारी चीजों पे लिंचिंग होती है। तो कई बार क्या होता है, जब समाज में नई कुरीति आती है, नया पैटर्न पता लगता है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली जिससे उसको पर्टिकुलरली रोका जा सके, क्या ये निहित है? क्योंकि ऐसा पैटर्न जो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो चुन के आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो लेफ्ट के हों, चाहे वो भाजपा के हों, उन्होंने ऐसा देखा कि ऐसा फिनोमेना हो रहा है, इसलिए उसके लिए स्पेसिफिक लॉ बन रहा ठीक है, मतलब बट फिर इसके आगे एक और सवाल आता है कि अगर ये लॉ बन गया तो ये चीटिंग के लॉ से ज्यादा इफेक्टिव कैसा होगा? ये भी एक है। एक तो आपने पहले ही बोल दिया कि ठीक है, केसेस रिकॉर्ड होंगे और फिर इसकी वजह से एक पैटर्न नजर आएगा और फिर वो रोकने में भी शायद हेल्प होगी, वो एक मामला हो गया। पर इसके अलावा क्या क्या आप ये भी बोल सकते हैं कि ये डिटरेंट करके एक्ट करेगा या फिर क्या होगा एग्जैक्टली? है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, डिटरेंट होगा। अगर ये हम्म साजिश है, जो मुझे लगता है, मेरे पास
बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं रख नहीं रहा हूँ कि कैसे। देखिए वो अगर इस्लाम जो क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे हम इस्लाम की बात ज्यादा कर रहे हैं, हमको सबको पता है प्रोसेलिटाइजिंग रिलीजन है, वहाँ पे कन्वर्ट करना अच्छी बात मानी जाती है। आप एक काफिर को कन्वर्ट करते हैं तो आपको गाजी का दर्जा दिया जाता है। तो बहुत सारी मस्जिदों में ऐसी चर्चा है कि आप इतने लोगों को कन्वर्ट करेंगे तो आपको किस पंक्ति में बैठे जाएंगे आप नमाज के समय, वो भी डिसाइड होता है। आप अगर चाहें तो मौलवी से जाके पूछ भी सकते हैं। ठीक तो है। अगर पता लगा कि फिनोमेना है, एक फिनोमेना है ये, उस फिनोमेना को फिर उस फिनोमेना के अगर समाज में कुछ सुधार है तो सुधार की तरफ जी बढ़ा सर, जाएगा। बिल्कुल। आप पहले से ही बोल रहे हैं कि ये फिनोमेना है, मतलब आप बोल रहे हैं, और फिर अभी आपने बोला कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो है नहीं, बट मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब अगर ये फिनोमेना है, ये ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है, ठीक है, सोशली आप बोल रहे हैं कि दरबार में देखा गया है, लोग भी बोल रहे हैं, फिर आप केरला का एग्जांपल लेकर आए। फ्लोर ऑफ असेंबली में बोला गया, फ्लोर ऑफ असेंबली में बोला फ्लोर ऑफ गया। असेंबली, हाँ बिल्कुल, केरला में जैसे आपने बोला कि फ्लोर ऑफ असेंबली में ये कि एक पैटर्न है कि कन्वर्ट करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, एसेंशियली चीटिंग करते हैं और लोगों को फंसाते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं। जैसे आई मीन ये तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि SC ST और गरीब लोगों को खाना देने के लिए तक मिशनरीज लेकर कन्वर्ट करते हैं, वो तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी है इसका, तो है हाँ, काफी उसके तो लॉ उसके हैं। लॉज भी है, उसके काफी देखिए केसेस लॉ भी है है। ऑलरेडी। मेरा लिमिटेड पॉइंट यही था सर कि ये जो आप लॉ बन रहा है, इसको जैसे अतुल सर ने बोला कि SIT जो फॉर्म की गई थी उसमें ऐसे कोई ऐसे फेनोमेना नहीं दिखा। वही है ना बात, कि ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं दिखा, कोई ऐसा फेनोमेना प्रूव नहीं हो पाया। ऐसे इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कुछ ना कुछ पैटर्न है, पर मुझे ये पैटर्न चीटिंग का ही लग रहा है, फ्रॉड का लग रहा है, चीटिंग का लग रहा है। जैसे शार्दुल ने बोला कि कोई भी बोल देगा कि मैं डॉक्टर हूं, पर निकला वो कंपाउंडर या फिर अनपढ़ निकला, तो वो भी वैसे ही फेनोमेना है जैसे कोई बोल रहा है कि मैं हिंदू हूं और बाद में मुस्लिम निकला। मुझे इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बस यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपको ये अग्रीमेंट में चलिए है? आखिरी टिप्पणी शांतनु को ले हाँ लेते जी, हैं, फिर इसके जी बाद बिल्कुल। अपनी चर्चा को रोकेंगे क्योंकि समय का भी थोड़ा सा वो सीमा जी समाप्त हो रही है। शांतनु। हाँ, देखिए मैंने तो आपको बहुत सारे उदाहरण दिए, अगर समय होगा तो मैं और भी उदाहरण दे दूंगा। एक मैं और उदाहरण देके खत्म करूंगा। केरला में एक जगह है सत्य सारणी, जिसका नाम NIA की रिपोर्ट में भी आया, जिसका काम ही यही है किस तरह से हिंदू लड़कियों को वहां पे कन्वर्ट कराना, उनको अपने रिश्ते नातों से, अपने हिंदू रिश्ते नाते खत्म करना। इसमें एक और केस आया था, निमिषा जो फातिमा बन गई और बाद में पता लगा कि वो अफगानिस्तान में ISIS के ग्रुप्स में पाई गई। तो केस है, जब आप रिकॉर्ड करेंगे पता लगेगा, आप इंस्टीट्यूशन भी पता लगेंगे। सत्य सारणी है, आप सर्च करिए उसके बारे में। जो इंस्टीट्यूशन ही बने जिनका काम ही है किस तरह से ब्रेन वॉश करके और उसे कन्वर्जन की तरफ लेके जाना, क्योंकि एक फिनोमेना है। देखिए जहां पे अगर आपको एक व्यक्ति को कन्वर्ट करने के लिए समाज में ज्यादा इज्जत दी जाती है, आपको गाजी कहा जाता है या आपको अलग पंक्ति में बैठने को दिया जाता है। अगर कि आपने 5 कन्वर्ट करे तो आपको समाज में ये इज्जत मिलेगी, आपने 50 कन्वर्ट करे तो उसके लिए तो वो कुछ भी करेगा, उसके लिए वो फिर वो चीटिंग वाले केस भी करेगा और सोफिस्टिकेटेड केसेस भी करेगा। तो क्योंकि फिनोमेना उस लेवल तक पहुंच गया तो उस पर कानून बनने की तो बिल्कुल जरूरत है। मुझे तो ये हो रहा है कि आप लोग कानून बनने में इतराज क्यों कर रहे हैं, कानून और पहले बन जाना चाहिए। ठीक है। ठीक बात। हम थोड़ा सा समय का भी जो सीमा है उसको देखते हुए इस हफ्ते हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो किसानों को प्रोटेस्ट का मसला था, उस पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए। फिर भी मैं एक एक कमेंट्री चाहूंगा कि आप लोगों से आ जाए। ये पंजाब और हरियाणा से तमाम किसानों ने दिल्ली मार्च का आह्वान किया है और आज ही उनको दिल्ली पहुंचना है और रास्ते में सरकार ने बहुत सारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा के उपाय कर रखे हैं। तो सरकार किसी कीमत पर उन्हें दिल्ली नहीं पहुंचने देना चाहती और किसान हर कीमत पर दिल्ली ही पहुंचना चाहते हैं। ऐसा ये टकराव की स्थिति में क्या रास्ता निकल सकता है शांतनु? जी, एक तो पहले से मैं कई जब से इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि ये किसान आंदोलन है कि एक मोटिवेटेड आंदोलन है, पहले तो इस पे डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि किसान केवल पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में किसान है, उसके किसानों को इससे कोई दिक्कत होती नहीं दिख रही है। बहुत समय से हम बात कर रहे हैं कृषि में सुधार होने चाहिए और MS स्वामीनाथन जो हमारे कृषि के बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, उन्होंने अभी सरकार के जो 6-7 साल में जितने भी निर्णय लिए उनकी बहुत सराहना करी है। वो जो नॉर्मली सरकारों की सराहना करते नहीं है वो, कि सरकारों ने चाहे MSP बढ़ाने के लिए, चाहे कृषि को वैज्ञानिक करने के लिए जितने कदम लिए पिछले 6-7 साल में अभूतपूर्व है। उसमें ये कदम है कैसे APMC को ओपन किया जाए, कैसे जो हमारी एक सोशलिस्ट विचारधारा है लाइसेंस कोटा राज की, कि भाई इस आदमी को यहीं बेचने दूंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा, उसकी उतनी इनकम होगी जितनी मैं तय करूंगा, उससे ज्यादा इनकम मैं उसे नहीं लेने दूंगा। उसके अगेंस्ट बहुत सारी कांग्रेस ने भी इस बात के बारे में कहा है, लेकिन अब उनको पॉलिटिकली नहीं जम रहा है। वो शिरोमणि अकाली दल की तो जो नेता थी हरसिमरत कौर, उन्होंने जब वो पहले ऑर्डिनेंस आया था, पहले इसका ड्राफ्ट आया था, उसके फेवर में बोला था, उसकी बाइट्स भी अवेलेबल है।
अब उनको लगा जब पॉलिटिकली कांग्रेस ने, क्योंकि वहां पे लीड ले ली है और जनता को भ्रमित कर दिया है कि इसमें एमएसपी है, एमएसपी नहीं मिलेगी, जबकि प्रधानमंत्री ने और बहुत सारे नेताओं ने साफ से कहा है कि एमएसपी के खिलाफ नहीं है। ये तो एमएसपी से ज्यादा दाम दिलाने के लिए अगर आपको प्राइवेट वेंडर और अच्छा दाम दे सकता है, आप अपनी मंडी के बियॉन्ड जा सकते, वो है। तो कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्रक जलाया था इंडिया गेट के आगे, कांग्रेस के युवा मोर्चा के पंजाब के अध्यक्ष थे, ट्रैक्टर जलाया था, सॉरी, ट्रैक्टर जो कृषि का प्रतीक है, उसे ही जला रहे थे और उसे ही जला के आप कह रहे हैं मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। तो ये देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल आंदोलन है। उसको इसलिए रोका जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना का समय वैसे ही है, दिल्ली में अफरा तफरी ज्यादा जल्दी फैल सकती है, तो उसको रोका जाए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बन जाए। जो उनसे संवाद है, उनके प्रतिनिधियों से संवाद वैसे भी हो सकता है। मेघनाथ, आपको लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है सिर्फ? मुझे भी लगता है, एक्चुअली मैं यहाँ पर शांतनु से थोड़ा सा सहमति भी रखता हूँ कि ये थोड़ा सा मोटिवेटेड आंदोलन है, पॉलिटिकल आंदोलन है, पर मुझे ये भी लगता है कि पॉलिटिकल आंदोलन करना कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अगर पंजाब के फार्मर्स को लगता है कि ये सिस्टम की वजह से उनका नुकसान होने वाला है, तो दे हैव द कंप्लीट राइट कि आप दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करें। बात है कि कोरोना का टाइम है, तो आई थिंक अभी कोई भी तरीके का मास गैदरिंग और प्रोटेस्ट को थोड़ा सा हमने थोड़ा सा डिस्करेज ही करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। पर इसका ये नहीं होना चाहिए कि पुलिस आकर वाटर कैनन करके आपको मार के आपको डिस्पर्स कर दे, पर इसका डायलॉग से भी थोड़ा सा आई थिंक इससे सॉल्यूशन निकल सकता है। बट एक छोटी सी एक बात बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो हुए हैं, जो फार्म बिल की वजह से, ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग है, और ये जो एक नैरेटिव सॉर्ट ऑफ क्रिएट किया जा रहा है कि एपीएमसी चले जाएंगे, वो गलत है। एक पैरेलल सिस्टम बना रहे हैं। अब देखना ये है कि इफेक्टिव है या नहीं, और ये देखा नहीं गया था। बेसिकली पार्लियामेंट में जैसे पास हुआ है, जैसे जैसे कमिटी को नहीं भेजा है, क्योंकि अभी तक बिहार में जो एग्जाम्पल देखा गया कि एपीएमसी को हटा के जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे लोगों को ये दिया गया, तो फार्मर्स का काफी नुकसान हुआ था वहां पे, छोटे फार्मर्स का। तो इसी बेसिस पे फार्मर्स को थोड़ा सा डर लग रहा है कि उनका एमएसपी चला जाएगा। अगर एमएसपी रहेगा भी तो फिर नहीं तो उनको आर्म ट्विस्ट करके लो प्राइस में उनको फार्म मतलब प्रोड्यूस सेल करने में फोर्स किया जाएगा। तो ये डर है फार्मर्स में, कुछ स्टेट के है, मैं जब जानता हूँ, और इसका एक रीजन भी है, क्योंकि एपीएमसी हर जगह पे सेम तरीके से काम नहीं करती है। पंजाब में बहुत पावरफुल है एपीएमसी, हरियाणा में बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर स्टेट्स है और एपीएमसी काफी पावरफुल है, इसीलिए वहां के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा हेजिटेट हो रहे हैं। ठीक है शार्दुल, आपकी टिप्पणी आखिरी। देखिए, मेघनाथ ने अधिकतर चीजें कह दी, मैं तो कुछ और कहने से पहले ये कहना चाहता हूँ, काफी गर्मा गर्मी हो गई, इसलिए जब आप लोग बात कर रहे थे मैं तो भाग के रसमलाई उठा आज मैं खा लेता हूँ, है ना। मूड ठीक रखना चाहिए, ध्यान रखना शुगर ना बढ़ जाए ज्यादा। नहीं मैं खाता नहीं हूँ ना, मैंने कहा वो आज एक्सेप्शन मैंने कर लिया, नहीं तो सब अपना मूड अच्छा करे, ये तो केवल चर्चा हो रही है। देखिए, मेघनाथ ने जो बात कही ठीक कही, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म पेंडिंग है, पर इसको पास करने के तरीके की वैसे ज्यादा दिक्कत हुई थी, और ये बात ठीक है, इसमें राजनीति भी है और वो होनी भी चाहिए, और राजनीति कैसे होगी, इन विषयों पर नहीं होगी तो इन्हीं पर होनी चाहिए। अब सरकारें भी क्या करें तो मुझे तो लगता है प्रोटेस्ट करने वालों को भी ना, हम एक तो इंसान को और राजनीति को, हम मानवों को अपनी तुच्छता पहचाननी चाहिए। अब हमारे ऊपर नेचर ने एक अंकुश लगा दिया और ये रहेगा, तो प्रोटेस्ट और दबाव और राजनीति करने के भी नए तरीके खोजने होंगे, नहीं तो कोविड आपको ले जाएगा, आप बाकी सब चीजें पतंगे उड़ा के रह जाएंगे। यहाँ पर बस आखिरी अपनी टिप्पणी के बाद हम रिकमेंडेशन की तरफ जाएंगे। मेरा ये कहना है बस कि शांतनु की किसान इस देश में हमेशा से राजनीति का मुद्दा रहा है। आज वो अर्थव्यवस्था में बहुत पीछे छूट गया है, सब बाकी सेक्टर्स की प्रमुखता बढ़ गई, फिर भी फार्मिंग सेक्टर इस देश की अर्थव्यवस्था में जब तक महत्वपूर्ण है, तब तक उससे जुड़े मुद्दे भी राजनीति का मुद्दा बना रहेगा। तो उसके प्रोटेस्ट के पीछे भी राजनीति का होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि इस देश में कोई भी ऐसा आंदोलन, कोई भी ऐसा मार्च, या मैं आप आम आदमी पार्टी के आंदोलन की बात याद दिलाऊं, जब यूपीए की सरकार थी और पूरा का पूरा राजनीतिक वर्ग एक तरफ से, और मुख्य रूप से कांग्रेस और ये तमाम लोग यही लोग थे जो चुनौती देते थे कि चुनाव लड़के दिखाओ और बदलाव कर लो, जो करना है, जैसे चलाना है चला लो। बार बार ये चुनौती देते थे लोग, ये वो। और तब भी आम आदमी पार्टी के पीछे भी वो एक पूरी तरह से एक राजनीतिक मोमेंट ही था, राजनीतिक तमाम लोगों के उसके पीछे हाथ थे। तो ये कह देना किसी आंदोलन को खारिज करने के लिए ठीक नहीं है। हाँ, उसके कुछ मुद्दे जायज हो सकते हैं, कुछ मुद्दे नाजायज हो सकते हैं,
और उसके लिए एक मिडिल ग्राउंड तलाशने की जरूरत है। वो मिडिल ग्राउंड क्या होगा, ये सरकार को तय करना है, क्योंकि किसान सड़क पर है और उसके पीछे जो राजनीतिक दल है राजनीति करेंगे। तो जो सत्ता पक्ष है उसकी जिम्मेदारी है कि उसके साथ बैठकर कोई वो मिडिल ग्राउंड तलाश किया जाए और उनकी समस्याओं को समझा जाए। चर्चा में इस हफ्ते हम बस इतना ही कर पाए, बाकी विषय हम छू नहीं पाए क्योंकि समय का भी एक बंधन है। लेकिन रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा मेघनाद, आप अपना रिकमेंडेशन बताएं इस हफ्ते का। मैंने एक एक्सप्लेनर किया है टीआरपीस पर। अभी आपको तो पता ही है कि टीआरपीस पे काफी चर्चा शुरू हुई थी वो टीआरपी स्कैम के बाद। तो मैं एक आयुष ने एक पीस किया था कि टीआरपीस कैसे रिग किए जाते हैं, बार्क का सिस्टम कैसे चेंज कर सकते हैं उस पर। तो मैंने उसका एक वीडियो एक्सप्लेनर भी किया है, वो जरूर देखिए। वो अभी अपलोड हुआ है, जस्ट जब हम चर्चा कर रहे थे तब अपलोड हुआ है। तो वो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी अवेलेबल है। दूसरी सारा बेकवेल की एक किताब है, मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, एट द एग्जिस्टेंशियलिस्ट कैफे कर है। इस पर बहुत ही प्यारी किताब है, जॉन पॉल सार्त्र पे है, जो उनके एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी है और वो कैसे उनकी डेवलप हुई पेरिस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और फिर कैसे वो फिनोमिनन इतना ग्रिपिंग हो गया। क्योंकि आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोग थोड़े से ऑब्वियसली परेशान हो गए थे, तो उनको एक थोड़ा सा एक फ्रेश सॉर्ट ऑफ ट्विस्ट ऑन फिलॉसफी जो दिया उसके बारे में है। काफी अच्छा नैरेटिव है, प्लीज जरूर ये किताब चेकआउट कीजिए। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन क्या है इस हफ्ते? जी मेरे 3 रिकमेंडेशन हैं। एक तो हमने बात की मैराडोना पे, तो उनके लिए एक आर्टिकल था हिंदुस्तान टाइम्स में, धीमान सरकार ने लिखा है, नथिंग जेंटाइल अबाउट टैकल्स ऑन मैराडोना, वो। दूसरा न्यूज लॉन्ड्री पर आकांक्षा और निधि की एक और लखीमपुर से बलात्कार की रिपोर्ट है, वो जरूर पढ़िए। और तीसरा हम बात कर रहे थे फिनोमिनन की, जिनके जैसे मैंने कहा कि तथ्य नहीं मिले लेकिन बात करते हैं लोग। तो एक आर्टिकल है लाइव साइंस पर फ्लैट अर्थर्स के बारे में, जो समझते हैं धरती सपाट है। तो आर फ्लैट अर्थर्स बीइंग सीरियस, वो जरूर पढ़िए। देखिए, थ्योरी तो बहुत चलती है, जब तक तथ्य नहीं मिलते तब तक उसे थोड़ा छौंक से बचना चाहिए, मेरा ये मानना है। शांतनु, आपका रिकमेंडेशन क्या है हमारे श्रोताओं के लिए इस हफ्ते? मैं 2 चीजें रिकमेंड करूंगा। तो अपनी ही पुस्तक जो दिसंबर में आई थी, लेकिन कोरोना के कारण ज्यादा उसकी लॉन्च नहीं हो पाई, लेकिन वो बड़े-बड़े चार्ट्स पे नंबर 1 रही। वो है भारतीय जनता पार्टी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। प्रोपा पब्लिकेशन से आई है वो इंग्लिश में, और भारतीय जनता पार्टी की गौरव गाथा प्रभात पब्लिकेशन से आई है हिंदी में। थोड़ी मोटी किताब है, 1,30,000 शब्दों की किताब है। इसमें मैंने 400 पन्नों की किताब में भाजपा तो बस 150 पृष्ठ लिखे हैं, लेकिन जो राष्ट्रवादी जो मूवमेंट है, जो दक्षिणपंथी मूवमेंट है, वो चाहे आर्य समाज हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो जनसंघ हो, आरएसएस हो, उसकी परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुद्दे हैं, जिसमें हमने चर्चा भी करी, चाहे वो धर्म परिवर्तन हो, चाहे वो गाय का मुद्दा हो, उसके 150-200 साल की क्या डिबेट्स रही हैं उसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी थी, उस सब के बारे में। तो एक 150-200 साल की हिस्ट्री भारत की एक दक्षिणपंथी विचारधारा से पढ़ने का भी मौका मिला, पहला एक। दूसरा, हमने प्रूफ्स की बात करी, तो मैं रामायण में काफी मेरा अध्ययन है रामायण के टेक्स्ट पे। तो उसके एक ऑथर हैं डॉक्टर नीलेश ओक, उन्होंने एक किताब लिखी है, उन्होंने रामायण की बहुत साइंटिफिक डेटिंग करी है कि रामायण का टेक्स्ट कब लिखा गया। तो 1209 बीसी रामा रावणा युद्ध किताब है उनकी, बहुत सुंदर किताब है। अमेरिका में रहते हैं वो, मराठी व्यक्ति हैं, और उन्होंने जो स्टार की पोजीशंस जो बात हुई है रामायण में, उन स्टार की पोजीशंस को मॉडर्न सॉफ्टवेयर में मैप करके बताया कि एग्जैक्टली ये डेट है जब रामायण की ये पुस्तक लिखी गई। ये दोनों किताबें मैं रेकमेंड करता हूं। थैंक यू सो मच। नाइस। मेरा रिकमेंडेशन इस हफ्ते 2 है। एक तो चूंकि मैं कोविड पॉजिटिव था, तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, नई किताब मेरे सामने आई। धर्मवीर भारती, आप लोगों ने उनको गुनाहों का देवता के लिए उनकी जो कालजयी कृति है उसके लिए लोग जानते हैं, लेकिन उनकी एक किताब है, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था तो उस मुक्ति संग्राम को लाइव बतौर रिपोर्टर उन्होंने कवर किया धर्मयुग पत्रिका के लिए, और उस कवरेज को एक किताब के रूप में युद्ध यात्रा के नाम से उसको वाणी प्रकाशन ने पब्लिश किया है। और बड़ी ही दिलचस्प किताब है, इसको इस नजरिए से पढ़ना कि कैसे एक जो श्रृंगार, प्यार, प्रेम और इस तरह के भाव वाला एक लेखक जिसने एक कालजयी रचना लिखी, वो युद्ध को कैसे कवर कर रहा है, युद्ध को कैसे लिख रहा है, दर्ज कर रहा है, उसको लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में यह
एक विधा है साहित्य के नजरिए से ग्राउंड रिपोर्ट करना। तो साहित्य और ग्राउंड रिपोर्टिंग दोनों का जो बैलेंस होता है, दोनों का जो संतुलन होता है, उसको कैसे साधा जाए, इसके लिए भी ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। तो युद्ध यात्रा मैं रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर एक आज ही पब्लिश हुआ एक आर्टिकल है मैराडोना के ऊपर, मैराडोना, फुटबॉल और लैटिन अमेरिका। तो वो बेसिकली जिस पॉलिटिक्स का जिक्र शुरू में किया हमने, और उस फुटबॉल और उसको प्रकाश केरे ने लिखा है इस लेख को। तो ये 2 चीजें मैं रिकमेंड करूंगा, और उसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे। उससे पहले मैं मेघनाथ के हवाले करना चाहूंगा ये मंच, वो हमारे श्रोताओं से अपनी अपील एक बार करें और फिर हम आज की चर्चा को रोकेंगे। जी, देखिए, हम आज का जो चर्चा हुआ उसमें काफी गर्मा-गर्मी हुई, आप तो जानते ही है। हमारी कोशिश पर यही एक सेकंड मेघनाथ, कई बार इसकी बात आ गई, मतलब ऐसी भी क्या, मतलब हम एक दूसरे के सवालों को काउंटर और उनके जवाब से असहमति जता सकते हैं इसमें, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वही शार्दुल ने बात। भी कई बार कहा, तो ऐसा था कि कोई अप्रिय स्थिति नहीं थी वो। नहीं, अप्रिय नहीं थी। अप्रिय नहीं थी। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो ऐसी जो चर्चा होती है वो और होनी चाहिए। बेसिकली हमारी यही कोशिश होती है कि हम जितने ज्यादा तरीके के लोग हम हमारे पॉडकास्ट पर ला सकते हैं, उसकी हमारी कोशिश जारी होती है। और मैं एक्चुअली शांतनु का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि वो आए और हमारे साथ आज बातचीत की। और ये जो लव जिहाद जैसा टॉपिक है, ये बहुत काफी मतलब एक्सट्रीम डायरेक्शंस में चलता है, और आपने उसका थोड़ा सा सैंपल देखा भी होगा। पर यही बात है ना कि मीडिया का यही काम होता है कि हम आप सारी तरीके के विचार, सारी तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज हम आपके सामने रखें। और आज के जैसे मीडिया का हालत देखेंगे आप, तो ये बहुत ही रेयरली हो रहा है। और ये तभी होगा जब आप इंडिपेंडेंट मीडिया को सब्सक्राइब करेंगे, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे जैसे काफी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिपेंडेंट है उनको सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहा कि आप इन्फॉर्म्ड रहिए, आप सारे तरीके के ओपिनियन सुनिए, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा ओपिनियन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा खारिज करना है, ये आप डिसाइड कीजिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपके खर्च पर आजाद है खबरें, और आप कहिए मेरे खर्च पर आजाद है खबरें। और इसी के साथ मैं आज का अपील आपको करना चाहूंगा। newslaundry.com पर जाइए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेघनाथ। थैंक यू शांतनु और शार्दुल, आप लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। बाय बाय। थैंक यू। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।